सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड रहती है कि जो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह, जिसका आप जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है मेरे भाई, है ना। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही डिमांडिंग था और काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे कि इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे भाई क्वेश्चन बड़ा तगड़ा तगड़ा आता है यहाँ से, है ना। 8 नंबर का या 5 नंबर का बहुत ही तगड़े तगड़े प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो मेरे भाई इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। उसको लिखा कैसे जाता है, मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, और जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है मेरे भाई वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास एकदम मेरे भाई जीरो से है। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है कहीं पर तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, और ये बैच जो मैंने आपको बताया हुआ है मेरे भाई कि इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो बैच। ये बैच बिल्कुल मेरे भाई फ्री है। हमने आपको शुरू वाले वीडियो में बताया भी था जब चैप्टर नंबर 1 की हमने शुरुआत की थी। तो इसके लिए आपको कोई जो है धनराशि अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं मेरे भाई, है ना। ऐसे हम हर एक जो है चैप्टर का फ्री जो है वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। चलिए मेरे भाई, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई इसका है ना अध्याय नंबर 3, देखिए लिखा हुआ है ना आव्यूह। अध्याय का नाम है आव्यूह। अब देखिए मेरे भाई, आव्यूह को जो है ना अंग्रेजी में दो नामों से जाना जाता है। देखिए, कभी कभी आप देखेंगे ना कि आव्यूह को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, MATRIX। या कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे ना कि मैट्रिक्स को इस अंदाज में लिखा जाता है। दोनों ही अंदाज मेरे भाई सही होता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, और ये जो लिखा हुआ ये दोनों सेम है मेरे भाई। बस फर्क क्या है, फर्क ये है मेरे भाई कि ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब ये बहुवचन है, किसका है, मैट्रिक्स का। तो देखिए, मैट्रिक्स का ये प्लूरल लिखा हुआ है, तो कभी कभी आप किसी भी बुक में देखेंगे ना तो आव्यूह को इस तरीके से लिखा जाएगा अंग्रेजी में मैट्रिक्स, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं मैट्रिसेस। दोनों मेरे भाई सही हैं। अब देखिए, आव्यूह बना किससे है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर जो आव्यूह है ना, आप देख पा रहे हैं कि आव्यूह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, ये जो आव्यूह है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द का मतलब कौन कौन, जैसे कि है आ और प्लस में व्यूह। देखिए, आ का मतलब होता है मेरे भाई आयताकार। ठीक, आ का मतलब होता है आयताकार। और देखिए, जो ये आपको व्यू दिख रहा है, व्यू का मतलब होता है रचना, या कभी कभी कोई कोई मेरे भाई इसको संरचना बोल देता है। तो देखिए, यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि आव्यूह का मतलब होता है आयताकार रचना। ठीक, यानी कि मेरे भाई आव्यूह क्या है, तो आव्यूह एक आयताकार रचना है। यहाँ से ये बात पता चलती है। आइए हम आपको समझाते हैं मेरे भाई कि आव्यूह की परिभाषा क्या है। और देखिए मेरे भाई, आव्यूह की जो परिभाषा है ना वो एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाएगी कि आप आव्यूह की परिभाषा बताइए। बस आपको हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या है, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए आव्यूह पर। देखिए, आव्यूह की परिभाषा देखते हैं मेरे भाई। जो आव्यूह होता है ना वो संख्याओं या प्रतीकों या फलनों या व्यंजकों की एक आयताकार सारणी होती है। मेरे भाई, एक आयताकार सारणी होती है आव्यूह, है ना। उसमें कुछ लिख दिया जाएगा, जैसे फलन लिख दिया जाएगा या कोई संख्या लिख दी जाएगी, तो उसको मेरे भाई आव्यूह कहा जाता है। और वो जो संख्या होती है या प्रतीक होता है या फलन होता है, उसको मेरे भाई पंक्ति में लिखते हैं और जो है हम लोग स्तंभों में लिखते हैं, है ना। देखिए, पंक्ति में लिखा जाता है और स्तंभ में लिखा जाता है। और देखिए, जो पंक्ति होता है ना, पंक्ति को जो है आप जानते होंगे, है ना, कि ये पंक्ति होती है मेरे भाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, है ना। और ये जो स्तंभ होता है, स्तंभ को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई कालम। कालम, COL, है ना, इस तरीके से कालम, है ना, ये हो जाता है हमारा कालम। ठीक मेरे भाई, देखिए जो पंक्ति होती है उसको हम अंग्रेजी में रो बोलते हैं, और जो हमारा स्तंभ होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग कालम बोलते हैं। कालम का मतलब स्तंभ होता है। देखिए, जो आव्यूह होता है इसको हम अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षर जैसे कि ये BCD डॉट डॉट इस तरीके से हम मेरे भाई लिखते हैं। ठीक, आव्यूह को जो है हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। देखिए, आव्यूह क्या है मेरे भाई, तो देखिए एक आयताकार जो है ना, संरचना है, आयताकार सारणी है। अगर उस आयताकार सारणी में, जैसे ये हमने यहाँ पर एक आयताकार सारणी बनाई है, अब इसके अंदर मेरे भाई अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे कि हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, है ना,
6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया। तो ये मेरे भाई एक आव्यूह हो जाता है ना? तो समझिए कि आव्यूह कुछ है नहीं मेरे भाई, एक आयत सा होता है, उसमें आप कुछ भी लिख देंगे तो वो हमारा एक आव्यूह हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा आव्यूह, और मेरे भाई इसको ना हम बोलते हैं पहली पंक्ति, यानी कि अगर आप देखें ना तो इस बात को हम बोल सकते हैं, इसको मेरे भाई बोला जाता है पहली पंक्ति, और इसको हम बोलते हैं दूसरी पंक्ति। देखिए ये हमारी है दूसरी पंक्ति, और इसको हम लोग बोलते हैं तीसरी पंक्ति, है ना? पंक्ति, देखिए इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और इसको बोलते हैं तीसरी पंक्ति, यानी कि जो हमारी पड़ी रेखा होती है मेरे भाई, है ना, उसको बोलते हैं पंक्ति, है ना? देखिए पहली पंक्ति अगर आप ना बोलना चाहे तो इसको शॉर्ट में मेरे भाई बोल सकते हैं R1, है ना? क्योंकि पंक्ति को मेरे भाई, है ना, पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहा जाता है। रो का मतलब होता है पंक्ति, रो, है ना? तो इसका पहला अक्षर R है, तो आप इसको R1 बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक। देखिए ये जो दूसरी पंक्ति है इसको मेरे भाई हम बोल देते हैं R2, और ये जो तीसरी पंक्ति है इसको मेरे भाई हम बोल देते हैं ना R3, ठीक। ये था मेरे भाई पंक्ति की बात, कि पंक्ति क्या होती है। तो आव्यूह में जो हमारी, है ना, पड़ी रेखा होती है इस तरीके से, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, है ना? देखिए पास से आप समझ सकते हैं ना मेरे भाई, पास से पड़ी रेखा, है ना, जो पड़ी रेखा होती है हमारी वो बताती है पंक्ति को। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, पंक्ति बताएगी, यानी कि पास से पड़ी और पास से पंक्ति, है ना? पड़ी रेखा का मतलब ये होता है मेरे भाई, जो इस तरीके से रेखा हो उसको बोलते हैं पड़ी रेखा। तो जो पड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक। पास से पड़ी और पास से पंक्ति, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरे भाई हम समझते हैं ना कि स्तंभ क्या होता है। देखिए स्तंभ का मतलब आपने जो है घरों में देखा होगा मेरे भाई, स्तंभ जो है हमेशा इस तरीके से पिल्लर टाइप का होता है, वो खड़ा रहता है, जैसे कि कालम जिसको बोलते हैं। इससे जब हम घर बनाते हैं ना तो देखिए पिल्लर लगाते हैं इससे, ना, खड़ा खड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं स्तंभ, या आप उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं कालम, ठीक। तो देखिए मेरे भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम जो है थोड़ा इसको, है ना, डॉट डॉट करके बना देते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला, इसको हम मेरे भाई बोलते हैं पंक्ति। ये इस तरीके से, ये हमारी है पंक्ति, है ना मेरे भाई, और ये जो है ये भी हमारी एक पंक्ति है। तो यहाँ पर ये होगी हमारी, सॉरी पंक्ति कह रहे हैं मेरे भाई, स्तंभ। देखिए ये हमारी स्तंभ है, ये दूसरी स्तंभ है। इसको मेरे भाई हम बोलते हैं, इसकी ये जो है ना तीसरी स्तंभ है, ये हमारी तीसरी स्तंभ। देखिए ये हमारी स्तंभ होती है, यानी कि जो मेरे भाई, है ना, जो हम कह सकते हैं कि जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं स्तंभ। यानी कि देखिए जो हमारी खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को मेरे भाई स्तंभ कहा जाता है। देखिए स्तंभ, और इसको अंग्रेजी में मेरे भाई हम कालम बोलते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको सी से लिखते हैं। सी का मतलब समझिएगा कालम, और कालम का मतलब होता है स्तंभ। तो देखिए जो ये खड़ी रेखा आपको दिख रही है उसको बोलेंगे हम लोग, है ना, तो उसको बोलते हैं स्तंभ। और जो ये पड़ी रेखा आपको दिख रही है यूं तरीके से, जैसे हवाई जहाज यूं से भन से उड़ जाता है ना, हवाई जहाज आपने देखा होगा मेरे भाई, इससे भन से उड़ के जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो आप ये समझ सकते हैं कि वो हमारी जो है पड़ी रेखा है। तो पड़ी रेखा है तो वो पंक्ति को बताएगी, और जो खड़ी रेखा है मेरे भाई वो बताती है स्तंभ को। जैसे यहाँ पर 3 स्तंभ आपको दिख रहा है, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। इसको मेरे भाई हम शॉर्टकट में बोलना चाहें ना तो इसको हम बोल सकते हैं C1। C1 का मतलब है पहला स्तंभ। इसको हम बोल सकते हैं C2, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ। और इसको मेरे भाई बोलते हैं ना, देखिए इसको बोलते हैं C3, C3 का मतलब तीसरा स्तंभ। यानी कि अगर मेरे भाई ध्यान से आप देखें ना तो आप देख सकते हैं ये जो आव्यूह आपको दिया गया है, इसमें देखिए 3 पंक्ति है ना, 1 2 3, 3 ही पंक्ति है मेरे भाई, और 3 ही कालम है, 1 2 3। यानी कि इसमें मेरे भाई जितनी पंक्ति है उतने ही कालम है। तो मेरे भाई अब देखिए यहाँ पर भी मेरे भाई कुछ हमने आपके लिए बनाया हुआ है, देखिए समझाते हैं। देखिए कभी कभी ना होता है मेरे भाई कि इसको जो मैट्रिक्स होता है, कभी कभी इस तरीके से ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से। और कभी कभी कई बुक में आप देखेंगे मेरे भाई ना कि मैट्रिक्स को लिखने का एक ये भी अंदाज होता है कि इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और इसके अंदर मेरे भाई कुछ लिख दिया जाएगा। जैसे कुछ लिख सकते हैं 4 5 6 3 2 1 6 9 5, या इसके अंदर कुछ भर देते हैं मेरे भाई 3 5 2 1 2 6 3 5 9, इस तरीके से।
या मेरे भाई आप इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या इस तरीके से लिख सकते हैं, और एकदम ब्यूटीफुल तरीके से इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको लिखा मिलेगा, जैसे 4 5 6 3 2 1 6 9 5, इस तरीके से भी इसको मेरे भाई लिख दिया जाता है। देखिए, एक मैट्रिक्स को लिखने का मेरे भाई है ना, कोष्टक दर्शाने का 3 अंदाज होता है। तो ये हमारा एक पहला अंदाज है, ये दूसरा अंदाज है, और ये तीसरा अंदाज है। आप मेरे भाई इन तीनों में से कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक्स को लिखने के लिए। ठीक मेरे भाई। लेकिन देखिए, हमारे जो एनसीईआरटी वाले बुक में है मेरे भाई, है ना, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, पहला वाला तरीका। तो इसीलिए मेरे भाई हम भी इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले तरीके का। कई कई आप बुक पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो देखेंगे कि मैट्रिक्स को इस अंदाज में लिखा जाएगा, या और सारे बुक में, काफ़ी सारे बुक है मेरे भाई, तो उसमें आप देखेंगे ना, तो देखेंगे कि मैट्रिक्स को इस अंदाज में भी लिख दिया जाता है। तो ये मेरे भाई अच्छा दिखने के लिए ऐसा किया जाता है, तो आप कुछ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे भाई और कुछ बातें हैं समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है आव्यूह के अंदर। देखिए, आव्यूह के अंदर जो भी होता है, अब मेरे भाई आव्यूह के अंदर जो है, जो भी चीज लिखा होता है ना, उसे हम बोलते हैं आव्यूह का सदस्य, या आप बोल सकते हैं आव्यूह का तत्व, या मेरे भाई बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 बारी लिख गया है, देखिए अवयव यहाँ पर होगा। देखिए, आप सदस्य लिख दीजिए, या तत्व लिख दीजिए, या मेरे भाई अवयव लिख दीजिए, ये सब सेम है। या आप मेरे भाई सबसे जो है ना, इंटरेस्टिंग है, आप इसको प्रविष्टि बोल सकते हैं ना। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री। तो देखिए मेरे भाई, आव्यूह के अंदर जो भी चीज लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं, जैसे इस दो को हम बोल सकते हैं कि ये जो दो है, ये मेरे भाई आव्यूह का ना, है ना, इस आव्यूह ये का तत्व है। या बोल सकते हैं कि ये का सदस्य है। या मेरे भाई बोल सकते हैं कि ये जो दो है, ये का प्रविष्टि है। मतलब कई तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो दो है, आव्यूह ये का तत्व है, या ये जो दो है, आव्यूह ये का, है ना मेरे भाई, अवयव है, या ये दो जो है आव्यूह ये का सदस्य है। या बोल सकते हैं कि ये जो दो है हमारा, वो आव्यूह ये का प्रविष्टि है। बोलने का कई सारा तरीका है मेरे भाई। इसको आप बोल सकते हैं सदस्य बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं मेरे भाई, इसको प्रविष्टि बोल सकते हैं, इसको तत्व बोल सकते हैं। तो सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है मेरे भाई, कि इसको आप ये बोल सकते हैं। आप मेरे भाई यूं समझ सकते हैं ना, कि मैट्रिक्स एक घर है। क्या मेरे भाई, घर है। और देखिए मेरे भाई, घर में जो रहता है ना, उसको सदस्य ही तो बोलते हैं। तो आप इस अंदाज में भी याद कर सकते हैं, कि आप यूं याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं ना मेरे भाई, कि मैट्रिक्स, है ना, एक घर है ना मेरे भाई। और जो घर में रहता है, घर में रहने वाला। अब देखिए मेरे भाई, जब घर बना है तो घर में कोई रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। तो जो घर में रहता है ना, उसको बोलते हैं सदस्य। आप जानते भी होंगे मेरे भाई, जो घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सदस्य। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक घर है। घर में जो रहता है उसको बोलते हैं सदस्य। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज लिखा होगा मेरे भाई, उसको मैट्रिक्स का सदस्य बोल दीजिए, अवयव बोल दीजिए, तत्व बोल दीजिए, है ना मेरे भाई, या प्रविष्टि बोल दीजिए। ये सब मेरे भाई बराबर है, सेम है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ तक हमने जो है काफी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, कि देखिए आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह कुछ है नहीं मेरे भाई, एक आयताकार सारणी होती है, उसके अंदर कुछ कुछ लिखा होता है ना। कुछ कुछ लिखा होता है ना मेरे भाई, वही जो है हमारा एक आव्यूह का निर्माण करता है। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, और ये हमारी तीसरी पंक्ति है। और इसको बोलते हैं ना मेरे भाई, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। आगे से मेरे भाई हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि इस तरीके से इसे डिब्बा बना देंगे, इस तरीके से इसे डिब्बा बना देंगे। आप समझेंगे कि ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये हमारी तीसरी पंक्ति है, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। जैसे कि मेरे भाई, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसमें पंक्ति क्या है, तो आप बता सकते हैं ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी जो है दूसरी पंक्ति है, ये हमारी तीसरी पंक्ति है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्तंभ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा जो है पहला स्तंभ है ना, ये मेरे भाई दूसरा स्तंभ है, और ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है, यानी कि तीसरा कॉलम है। मुझे लगता है ना मेरे भाई, कि आपको ये बातें जो मैंने आपको सिखाया वो आपने सीख लिया है। मेरे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, और एक जबरदस्त अंदाज में इसका आप नोट्स भी बनाते चलिएगा मेरे भाई, है ना। इससे आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, और
एक एक बात जब तक मेरे भाई आप जानते हैं ना कि किसी भी चैप्टर की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का अपना एक बेसिक होता है। अगर वो बेसिक आपने क्लियर कर लिया तो वो चैप्टर अपने आप में बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है मेरे भाई, है ना। चलिए मेरे भाई आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपसे आगे की बात करते हैं। चलिए मेरे भाई अब हम समझाते हैं आपको ना कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, जैसे अगला टॉपिक है मेरे भाई आव्यूह का क्रम। देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इसके बिना आप समझिए कि आव्यूह जो है एकदम मेरे भाई समझिए कि बेकार है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर मेरे भाई ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है ना कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा मेरे भाई। तो सबसे पहले इस दिक्कत को मेरे भाई हम यही सॉल्व कर लेते हैं कि आगे आपको दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि मेरे भाई अगर आपको दिक्कत होगा तो समझिए कि मुझे दिक्कत होगा, है ना। देखिए सबसे पहले मेरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न भी बन जाता है कि आपको जो है कोई आव्यूह दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका कोटि क्या होता है। तो ध्यान से समझते रहिएगा मेरे भाई। देखिए आप बोल सकते हैं मेरे भाई आव्यूह का क्रम बोल दीजिए, या आप मेरे भाई आव्यूह का कोटि बोल सकते हैं। देखिए क्रम और कोटि दोनों एक है मेरे भाई। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि आव्यूह का क्रम कहें या कोटि कहें, ये दोनों मेरे भाई सेम है। देखिए इसको अंग्रेजी वाले बच्चे बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मेरे भाई इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, या कभी कभी मेरे भाई किसी बुक में आप देखेंगे ना तो इसको बोलते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स। साइज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, मैट्रिक्स कितना बड़ा है ना, ये सब हम देखते हैं। या मेरे भाई कभी कभी आप देखेंगे ना इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है ये हम देखते हैं। आइए मेरे भाई हम समझते हैं ना कि आखिर में ये होता क्या है। अभी आपने देखा मेरे भाई कि जो आव्यूह होता है ना उसमें कुछ पंक्ति होते हैं और कुछ मेरे भाई स्तंभ होते हैं। अभी आपने जस्ट देखा हुआ है कि जो आव्यूह होता है, आव्यूह में आपको पंक्ति दिखता है और मेरे भाई स्तंभ दिखता है। तो इन्हीं पंक्ति का मेरे भाई और स्तंभ का अगर हम दोनों का गुणा कर देते हैं ना तो ये पता चल जाता है कि आव्यूह का कोटि क्या है। तो देखिए एक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई। अगर आपसे कोई कहे कि आव्यूह की कोटि बताइए तो आप उनसे ये पूछिएगा कि उसमें कितने पंक्ति हैं। जैसे हम मान लेते हैं मेरे भाई कि कोई आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या यम है, ठीक। और मेरे भाई कोई आव्यूह है मान लेते हैं कि उसमें स्तंभों की संख्या यन है। मेरे भाई हमेशा आपको ध्यान रखना होगा ना कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी और दूसरा मेरे भाई स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो अगर इन दोनों का मेरे भाई हम ऐसे गुणा करके लिख देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि उस आव्यूह का वो कोटि है। आपको गुणा करके देखना नहीं मेरे भाई, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप मेरे भाई ध्यान से देखें ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आव्यूह का कोटि बताइए, आव्यूह, आव्यूह का कोटि, तो देखिए कोटि का मतलब क्या है। कोटि का मतलब है मेरे भाई यम गुणे यन, यम गुणे यन। इसका मतलब ये है, यम का मतलब क्या है मेरे भाई, पंक्तियों की संख्या। तो आप इसमें गिने मेरे भाई कितनी पंक्ति है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि इसको मेरे भाई पंक्ति बोलते हैं। तो ये हमारी है पहली पंक्ति और ये है मेरे भाई दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर मेरे भाई पंक्तियों की संख्या कितनी है, दो है। गुणे लगा देना है। अब मेरे भाई गिनना है ना कि यहाँ पर जो है यन का मान कितना है। यन क्या है, यन है मेरे भाई स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या मतलब कॉलम को आपको गिनना है मेरे भाई। देखिए कॉलम का मतलब आपको गिनना है मेरे भाई खड़ी रेखा को। तो देखिए ये हमारा पहला कॉलम है, ये मेरे भाई दूसरा कॉलम है और ये मेरे भाई तीसरा कॉलम है, यानी कि तीसरा स्तंभ है। तो यहाँ मेरे भाई तीन स्तंभ है, एक दो तीन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दो गुणे तीन। तो मेरे भाई अगर आपसे कोई पूछे ना कि इस आव्यूह की कोटि बताइए तो आप उसको फटाक से बताएंगे दो गुणे तीन, ठीक। अच्छा मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि तीन गुणे दो लिख देना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ये फार्मूला जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। जैसे लिखा हुआ है आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या यम गुणे स्तंभों की संख्या यन। तो यहाँ पर मेरे भाई पंक्तियों की संख्या आप देख रहे हैं ना, दो है। तो यहाँ पर हमने दो ले लिया है और यहाँ पर मेरे भाई स्तंभ आपको दिख रहा है ना, तीन स्तंभ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने यन का मान तीन ले लिया है। अब आपको मेरे भाई गुणा करके लिख नहीं देना है कि दो तीन अच्छे, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे लिख के छोड़ देना है दो गुणे तीन। नहीं तो आप भावनाओं में बहकर और इसका गुणा कर दे मेरे भाई दो गुणे तीन, तो आप कहेंगे ले बाबा, है ना, आप भी कोई कोटि छः हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको, बस इसको गुणा करके ऐसे जैसे लिखा हुआ है मेरे भाई ऐसे आपको रख देना है, बस हो गया, ठीक। अब मेरे भाई इसको समझते हैं। देखिए
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आव्यूह की कोटि बताइए, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, है ना मेरे भाई। तो देखिए आपको गिनना होगा ना कि इसमें जो है कितने पंक्ति हैं, पत्नी, अरे सॉरी मेरे भाई, पंक्ति है ना। देखिए पंक्ति का मतलब आप जानते हैं, जो पड़ी रेखा होती है, पास से पड़ी, है ना मेरे भाई, और पास से पंक्ति। इसमें आपको पड़ी रेखा गिननी है। तो देखिए ये हमारी पड़ी रेखा है, एक पड़ी रेखा है, और एक मेरे भाई दूसरी पड़ी रेखा है, और ये मेरे भाई तीसरी पड़ी रेखा है। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ना मेरे भाई, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे। अब मेरे भाई गिनना है आपको स्तंभों की संख्या, यानी कि पिल्लर गिनना है आपको, कॉलम गिनना है। तो देखिए ये हमारा पहला स्तंभ है मेरे भाई, और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, और ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है, और ये मेरे भाई चौथा स्तंभ है, और ये जो है हमारा पांचवा स्तंभ है। यानी यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर ना टोटल 5 कॉलम है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3 गुणे 5, इस तरीके से, ठीक मेरे भाई। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आपको ऐसा ही बताना होगा कि आव्यूह की कोटि इतनी हो जाएगी, है ना। आव्यूह ये की कोटि, है ना मेरे भाई, आव्यूह, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आव्यूह ये की कोटि। देखिए लिख देते हैं आव्यूह ये की कोटि, आव्यूह ये की कोटि, है ना। इस तरीके से आपको बताना है। अब देखिए मेरे भाई, आपको कुछ करना नहीं है, बस आर्डर बताना, समझिए कि बस आपने देखा मेरे भाई और गिना कि बता दिया, ठीक। ये होता है आर्डर की बात। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ही होता है मेरे भाई, कि आप जो है ना पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को अगर आप गुणा करके लिख देंगे मेरे भाई, इस तरीके से पंक्तियों की संख्या को यम से लिखते हैं, और जो मेरे भाई स्तंभों की संख्या होती है ना, उसको हम हमेशा यन से लिखते हैं। और इस बात को ध्यान भी रखना है मेरे भाई कि पहले यम का मान लिखना है, उसके बाद में यन का मान। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मेरे भाई इसको यम गुणे यन बनाया है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी जब आप पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले यम आता है, उसके बाद में यन आता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखाया गया है यम गुणे यन। यम गुणे यन का मतलब पहले यम का मान रखना है, उसके बाद में आपको यन का मान रखना है। मुझे लगता है मेरे भाई इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए मेरे भाई, अब आपको करना क्या है कि अब मेरे भाई जैसे है ना, ये जो क्वेश्चन हमने एच डब्ल्यू में लिया हुआ है, जैसे 3 क्वेश्चन लिया हुआ है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। इन सभी में मेरे भाई आपको बताना है ना कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक। ऑर्डर आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैंने आपको सिखाया है वो आपने सीख लिया है। इसका जवाब मेरे भाई आप जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको, है ना, कमेंट करके आप ज़रूर दीजिए मेरे भाई कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जो मैंने आपको सिखाया है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो आपने सीख भी लिया है या नहीं, ठीक। तभी तो हमको पता चलेगा मेरे भाई कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, वो आपने सीखा है या नहीं सीखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं उसको देखूंगा भी आपका क्वेश्चन, है ना, कि आपने क्या जवाब दिया है। आइए मेरे भाई हम थोड़ा आगे चलते हैं, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए इसको मेरे भाई इरेज करते हैं, और आपको हम आगे की ओर समझाते हैं। देखिए, देखिए आगे हम कुछ बात करना चाहते हैं मेरे भाई। देखिए अब मेरे भाई हम कुछ और एक्स्ट्रा बात करेंगे, कि जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसका आर्डर आपको पता है, तो उसको लिखना कैसे है मेरे भाई, किस तरीके से आप लिखकर बताना चाहते हैं। अगर आप ये ना बताना चाहें कि इस आव्यूह की कोटि इतनी है, लिखकर आप ना बताना चाहें, तो आप कैसे बता सकते हैं शॉर्ट तरीका। जैसे मेरे भाई है ना, जैसे ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए, है ना, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कोई अवयव ले लेते हैं, जैसे 3 2 5, है ना, 7 8 6 2 1 4, है ना, और ले लेते हैं समझने के लिए 6 7 2। इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप जानते हैं ना कि हम लोग क्या लिखते हैं, आव्यूह की कोटि जब लिखते हैं मेरे भाई, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यम गुणे यन। यम का मतलब होता है मेरे भाई पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर आप गिने देखिए कितनी पंक्ति है, तो एक हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी मेरे भाई दूसरी पंक्ति है, और ये जो है तीसरी पंक्ति है, और ये वाली मेरे भाई चौथी पंक्ति है। यानी कि यहाँ पर मेरे भाई पंक्तियों की संख्या जो है ना 4 है। अब आप मेरे भाई इसमें जो है स्तंभ गिन लीजिए, स्तंभ का मतलब कॉलम आपको गिनना है। तो ये हमारा पहला कॉलम है मेरे भाई, ये जो है हमारा दूसरा कॉलम है, यानी कि दूसरा स्तंभ, और ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है। तो इसको हम लिख देंगे 4 गुणे 3। तो मेरे भाई हम जो है ना इसको इस तरीके से ऐसे बगल में लिख देते हैं
ये बराबर ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, अगर आपको इसको ऐसे लिख देंगे 4 गुणे 3, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। कोई भी देखेगा मेरे भाई तो वो फटाक से समझ जाएगा कि इस मैट्रिक्स का आर्डर 4 क्रॉस 3 है। तो ये आपको लिखकर बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि यार इस मैट्रिक्स का आर्डर 4 गुणे 3 है ना। ऐसा अगर आप बगल में इसको लिख देते हैं मेरे भाई साइड में, तो ये माना जाता है कि इसको लोग समझ जाते हैं कि इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है इतना है। ठीक, आइए मेरे भाई और समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया बी बराबर, है ना, मान लेते हैं 2 3 4 6 3 2। मेरे भाई यहाँ पर आप देखें ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप देखिए कितने पंक्ति हैं। तो देखिए एक और ये दो, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई पंक्तियों की संख्या 2 है। अब मेरे भाई कॉलम देखिए, तो देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और मेरे भाई तीसरा स्तंभ, यानी यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 है। तो अगर मेरे भाई इस तरीके से आपने लिख दिया ना 2 गुणे 3, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि आप बी का जो आर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। आपको ये बात लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई कि आप बी का कोटि 2 गुणे 3 है ना। अगर कोई भी देखेगा मेरे भाई इस मैट्रिक्स को ना, तो वो फटाक से समझ जाएगा कि ये लड़का जो है बताना चाहता है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर इतना है। ठीक, चलिए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपको एक बहुत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन अंदाज में आपने समझ लिया होगा, है ना। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है मेरे भाई, आप जो है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और उसको जो है मेरे भाई जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम भी देखें तो लगे यार कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक, चलिए मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट। मेरे बच्चों, हम समझते हैं ना कि किसी जो मैट्रिक्स होता है उसमें कुल मिला के कितने अवयव होते हैं। ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल हमारे बन जाते हैं। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि उसमें जो है कितने अवयव हैं, या आपको ये बता दिया जाएगा कि इस मैट्रिक्स में इतने अवयव हैं, इसका ऑर्डर आप बताइए, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने कितने हो सकते हैं, वो हम समझते हैं मेरे बच्चों। देखिए लिखा हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है एक आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या। हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे बच्चों कि जो आव्यूह हमारा दिया हुआ है आपके सामने, इसमें कितने अवयव हैं, ये पता लगाना है आपको। तो देखिए एक तरीका ये है कि आप इसमें बता सकते हैं गिनकर कि देखिए 1 2 3 4 5 6। या अगर मेरे भाई इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा अगर बड़ा कर दें ना, कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम और अवयव अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 11 12, ऐसे मान लेते हैं समझने के लिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि इसमें कितने अवयव हैं, तो आप इस तरीके से गिनकर भी बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस आव्यूह में कुल मिलाकर मेरे भाई कुल अवयव की संख्या है हमारी 9। तो यहाँ पर आप अगर बताना चाहें ना, तो बोल सकते हैं कि आव्यूह, है ना, आव्यूह ये में कुल अवयवों की संख्या, है ना, कुल अवयवों की संख्या बराबर बराबर 9। अब मेरे भाई देखिए यहाँ तो हमने गिनकर बता दिया कि इस आव्यूह में जो है कुल मिलाकर 9 अवयव है। क्या मेरे भाई कोई दूसरा तरीका है क्या? बिल्कुल है। देखिए हम कैसे समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ये आप जानते हैं ना, ये हमारी पंक्ति होती है, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी पहली पंक्ति है और ये मेरे भाई दूसरी पंक्ति है ना। और देखिए इसको हम बोलते हैं तीसरी पंक्ति। अभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं मेरे भाई यम का मान लिखा जाता है, उसके बाद में आप लोग यन का मान लिखते हैं। यम बताता है मेरे भाई पंक्तियों की संख्या, और जो यन होता है वो बताता है स्तंभों की संख्या, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, और यम आपको बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं। तो देखिए मेरे भाई इस मैट्रिक्स में ना कुल मिलाकर 3 पंक्ति है, एक और ये हो जाता है हमारा 2 और ये हो जाता है हमारा मेरे भाई 3, यानी पंक्तियों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर 3 है। और आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं इसमें कॉलम कितने हैं मेरे भाई। देखिए कॉलम को हम बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो हमारी खड़ी रेखा होती है मेरे भाई, है ना, खड़ी रेखा, इसी को बोलते हैं कॉलम या स्तंभ बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है, ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है। तो यानी यहाँ पर मेरे भाई, है ना, यन का मान भी 3 है। तो आप ये बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है ना, ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ देखा था कि इस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 9 है।
क्या मेरे भाई अगर हम इसी 3 का अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या 9 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर हम इसको बोल सकते हैं ना 3 × 3, यानी कि मेरे भाई आप ये समझ सकते हैं ना कि किसी मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है उसको मेरे भाई अगर गुणा करके लिख दिया जाए तो वो बताता है कि उस मैट्रिक्स में कुल मिला के कितने अवयव हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है 3 × 3 है, यानी कि इस आव्यूह की कोटि है 3 × 3, और मैं आपसे पूछने लगूं कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो इन दोनों को आपको गुणा कर देना है मेरे भाई, 3 × 3 = 9, यानी कि इस आव्यूह में कुल मिलाकर 9 अवयव हैं। तो मेरे भाई यहाँ से ये बात आपको समझ में आती है ना कि अगर यदि किसी है ना आव्यूह का है ना आव्यूह यदि किसी आव्यूह का है ना कोटि, अगर किसी आव्यूह का कोटि मेरे भाई m × n होता है, और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि उस आव्यूह में कितने अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह का कोटि m × n होता है ना मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है। तो उस आव्यूह में है ना उस आव्यूह में कुल अवयव की संख्या कुल अवयव की संख्या हो जाती है मेरे भाई, कुल अवयव की संख्या होगी। इन दोनों का गुणा करके लिखना है m × n, तो m × n का मतलब यमयन होता है ना। उस आव्यूह में कुल अवयव की संख्या यमयन होती है। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी आव्यूह का कोटि आपको बता दिया गया है, जैसे हमने इस आव्यूह का कोटि आपको बता दिया 3 × 3, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो इन दोनों का गुणा कर देना मेरे भाई, 3 × 3 यानी कि 9। आइए मेरे भाई और समझते हैं, देखिए जैसे हमने कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको मेरे भाई, जैसे कि बोल देते हैं 2 5 3 है ना, 1 2 6 9 4 10 है ना, 1 2 3, ऐसे मेरे भाई समझने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि इस है ना आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो एक तरीका है कि आप ऐसे गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तरीका तो ये हो जाता है मेरे भाई, और एक तरीका ये होता है कि इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप आर्डर पता कर लीजिए, है ना। आर्डर कैसे पता करते हैं मेरे भाई, जानते हैं आप, है ना, कि इसमें कितने पंक्ति हैं इसको गिन लीजिए। तो ये हमारी है पहली पंक्ति, और इसको मेरे भाई बोलते हैं दूसरी पंक्ति, और ये हमारी तीसरी पंक्ति। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो यम का मान है ना वो 3 है ना। सबसे पहले यम का मान लिखा जाता है, उसके बाद में मेरे भाई यन का मान। अब देखिए इसमें आपको गिनना है कि कितने स्तंभ हैं। तो देखिए ये हमारा मेरे भाई पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये मेरा तीसरा स्तंभ है, और ये मेरे भाई चौथा स्तंभ है, यानी कि 3 × 4। अब मेरे भाई मैं आपसे पूछूं ना कि इस मैट्रिक्स ये का कोटि कितना है, तो आप बता सकते हैं 3 × 4। और मेरे भाई अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे ना कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो आप इसको बता सकते हैं 3 × 4 यानी 3 × 4 = 12। तो यानी मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आव्यूह आव्यूह ये में है ना आव्यूह ये में कुल अवयव की संख्या है ना, तो आप बता सकते हैं मेरे भाई इसी 3 और 4 का गुणा कर देना है, यानी कि 3 × 4 3 × 4 = 12। जैसे कि यहाँ मेरे भाई आपने किया हुआ है, यम का यन से गुणा किया है तो यमयन आया है। तो ऐसे यहाँ पर यम का मान 3 है और यन का मान 4 है मेरे भाई, तो 3 × 4 यानी कि 12। तो मेरे भाई यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं ना कि इस आव्यूह में कुल मिला के कितने अवयव हैं। कब पता कर सकते हैं मेरे भाई, एक तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स में आप गिन के बता सकते हैं, और एक तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स का आर्डर पता कर लीजिए मेरे भाई और उसको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो भी आता है संख्या, वो आपको बताना चाहता है कि इस मैट्रिक्स में कुल मिला के इतने अवयव हैं। ठीक मेरे भाई, जैसे अगर किसी आव्यूह की कोटि m × n होती है, मान लेते हैं किसी आव्यूह का कोटि m × n होता है, तो उस आव्यूह में कुल अवयव की संख्या यमयन हो जाती है, यानी m × n यमयन। ठीक। अच्छा मेरे भाई, क्या ऐसा संभव है मेरे भाई, देखिए यहाँ से हमने देखा मेरे भाई कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का कोटि पता है, मान लीजिए हमने आपको बता दिया कि किसी मैट्रिक्स का कोटि इतना है, तो आप मेरे भाई उसमें ये बता सकते हैं ना कि उसमें कुल कितने अवयव हैं, यानी कुल अवयव को आप बता सकते हैं। अगर मेरे भाई कोई मैट्रिक्स अगर हम आपको दे देना, अगर उसका हम कोटि बता दें आर्डर, तो आप ये फटाक से बता सकते हैं कि उसमें कुल मिला के इतने अवयव हैं। ठीक। लेकिन मेरे भाई क्या अगर हम इसका उल्टा कर दें, तो क्या आप कोटि बता सकते हैं क्या, ये हम समझते हैं। यानी कि
अगर मेरे भाई मैं बोल दूं कि किसी मैट्रिक्स में कुल मिला के 12 अवयव है, ठीक, तो उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? आर्डर का मतलब अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आप ये बता सकते हैं? ये हम समझते हैं मेरे भाई, है ना? तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपको कोटि पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कुल मिला के कितने अवयव हैं। यदि मेरे भाई अगर किसी मैट्रिक्स में ये पता दिया जाए आपको कि कुल मिला के इतने अवयव हैं, तो क्या हम उस मैट्रिक्स का कोटि पता कर सकते हैं क्या? ये हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे भाई इसका हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं ना, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कह दूं मेरे भाई कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ना मेरे भाई, देखिए मान लीजिए कि कोई आप भी हुए मेरे भाई, आप भी हुए में कुल अवयवों की संख्या मान लेते हैं ना मेरे भाई, आप भी हो ये में कुल अवयवों की संख्या अगर मैं बोल दूं कि 12 है, यानी कि मेरे भाई आप भी हुए में कुल अवयवों की संख्या 12 है ना? 12 का मतलब क्या है मेरे भाई कि इसमें जो पंक्ति है मेरे भाई और जो स्तंभ है उनको गुणा करके बताया गया है, तो आया है हमारा 12। तो यानी कि मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आप भी हुई है इसका कोटि क्या होगा? देखिए कुल अवयव की संख्या 12 है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है कि आपने यम का और यन का गुणा किया है मेरे भाई, तब 12 आया है ना? इसका मतलब यही है, यानी कि मेरे भाई यम को अगर आपने यन से गुणा किया होगा ना, तभी तो आपको 12 मिला होगा, है ना? इसका मतलब यही है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी हुए में कुल अवयव की संख्या 12 है, इसका मतलब आप भी हुए का जो आर्डर है मेरे भाई, आर्डर क्या है? यम गुणे यन, उसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा तभी जाके 12 आया होगा। ये बात तो पक्का है मेरे भाई। अब देखिए हम ये पता करना चाहते हैं मेरे भाई कि इस आप भी हुए का जो कोटि है वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मेरे भाई कौन कौन सी संख्या हम लेके गुणा कर सकते हैं कि 12 आ सकता है। मान लेते हैं मेरे भाई कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ना, देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 गुणे 12, देखिए तब भी 12 का 1 में गुणा करेंगे मेरे भाई 12 ही आएगा। या मेरे भाई ऐसा कर सकते हैं 12 गुणे 1, 12 1 कम 12, देख सकते हैं तब भी ये 12 आ रहा है। यानी कि अब मेरे भाई ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 4 गुणे 3, 4 तियां 12, तब भी 12 आ रहा है। या मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं 3 गुणे 4, 3 चौक 12, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं 6 गुणे 2, देखिए 6 दूनी 12। या आप मेरे भाई ऐसा भी कर सकते हैं 2 गुणे 6, 2 छक 12। यानी कि मेरे भाई देखिए यहाँ पर कुल मिला के ना 6 कोटि संभव है उस मैट्रिक्स से। या हो सकता है मेरे भाई ये जो मैट्रिक्स आपको मैंने ये दिया हुआ है उसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, या मेरे भाई स्तंभों की संख्या 12 हो, ऐसे कोई मैट्रिक्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर आप गुणा करेंगे ना तब भी 12 आ रहा है। या मेरे भाई ऐसा हो सकता है ना कि उसमें पंक्तियों की संख्या 12 हो और स्तंभों की संख्या 1 हो, ऐसा भी मैट्रिक्स पॉसिबल है मेरे भाई। या ऐसा हो सकता है ना कि ये जो मैट्रिक्स हमारी ये है ना, ये जो मैट्रिक्स हमारी ये है ना मेरे भाई, इसमें जो है चार जो है ना, चार पंक्ति हो, यानी कि ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। या हो सकता है मेरे भाई 4 पंक्ति हो, और ये हो सकता है मेरे भाई इसमें जो है 3 जो है कॉलम हो, यानी 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है 4 गुणे 3, है ना मेरे भाई? आपको हम समझा रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझते रहिएगा। या मेरे भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये जो मैट्रिक्स हमारा ये है उसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो। या मेरे भाई आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारी ये है उसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो, है ना, और स्तंभों की संख्या 4 हो, यानी 1 2 3 4, ऐसा भी मेरे भाई संभव है, 3 क्रॉस 4, ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे भाई, है ना, कि उस मैट्रिक्स का आर्डर या तो 4 क्रॉस 3 हो सकता है या 3 क्रॉस 4 हो सकता है। या मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि उस आव्यूह में, यानी कि आव्यूह में, है ना, देखिए पंक्तियों की संख्या 6 हो सकती है। 6 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 6 लाइन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ये मेरे भाई हो गया हमारा 6, इस तरीके से। या हो सकता है मेरे भाई 6 पंक्ति हो, और हो सकता है मेरे भाई 2 ही कॉलम हो उसमें, यानी कि ये पहला कॉलम और ये मेरे भाई दूसरा कॉलम, तो इसको हम बोलेंगे 6 क्रॉस 2, यानी कि 6 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। या मेरे भाई ऐसा हो सकता है ना कि उस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 हो और मेरे भाई, है ना, जो है स्तंभों की संख्या 6 हो, ऐसा भी संभव है। या मेरे भाई आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स में, है ना,
जो है दो पंक्ति हो मेरे भाई, और जो है छह हमारे स्तंभ हो, यानी कि एक दो तीन चार पांच और मेरे भाई छह, कुछ इस तरीके से है मेरे भाई, है ना। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, अगर आपको ये बता दिया जाता है कि उस मैट्रिक्स में कुल मिला के इतने अवयव हैं, कुल मिला के मेरे भाई 12 अवयव हैं, तो आप ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं मेरे भाई कि 12 अवयव वाले मैट्रिक्स का आर्डर क्या क्या होगा। ये आप कन्फर्म करके नहीं बता सकते मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, देखिए, अगर मैं आपको ये बता दूं कि किसी अव्यय में कुल अवयव की संख्या 12 है, 12 का मतलब ये है मेरे भाई कि उसमें पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को गुणा करने पर हमेशा 12 आना चाहिए। यानी उस मैट्रिक्स का जो आर्डर है मेरे भाई, है ना, वो कितना होना चाहिए, यम गुणे यन, यानी यम को यन से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाना चाहिए, है ना। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ना मेरे भाई कि अगर किसी मैट्रिक्स का आर्डर जो है आपको दिया गया है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर 3x4 है, तो आप ये फटाक से बता सकते हैं कि उसमें कुल मिला के 12 अवयव होंगे। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसका उल्टा दे दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स में कुल मिला के 12 अवयव हैं, तो आप ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं ना मेरे भाई कि उस मैट्रिक्स का आर्डर जो है 3x4 होगा। इस तरीके से मेरे भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई बहुत सारे है ना, बहुत सारे अवयव संभव हैं जिसका आर्डर मेरे भाई, है ना, देखिए, आर्डर आप देख रहे हैं मेरे भाई, 1 गुणे 12, 12 गुणे 1, 4 गुणे 3, 3 गुणे 4, 6 गुणे 2, है ना, 2 गुणे 6, यानी कि बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे हैं मेरे भाई जिनका आर्डर जो है ना, आप देखेंगे कि अलग अलग होगा, लेकिन उसमें अवयव की संख्या हमेशा मेरे भाई 12 ही आएगी। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, है ना, हमेशा ये आप अपने कॉपी में मेरे भाई उतार सकते हैं इसको, है ना, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे भाई लिख देते हैं कि यदि, है ना, यदि किसी अवयव, है ना, यदि किसी अवयव ये का कोटि, है ना, कोटि पता हो तो उसका, है ना, तो उसका, उसमें लिख देते हैं मेरे भाई, तो उसमें कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बताई जा सकती है। इस तरीके से मेरे भाई, अगर किसी अवयव का अगर आपको कोटि पता हो तो आप उसमें बता सकते हैं कि कुल कितने अवयव हैं। यदि मेरे भाई इसका उल्टा हो जाए, यदि, है ना, यदि कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, है ना, पता हो, तो उस मैट्रिक्स का, यानी उस अवयव का, है ना मेरे भाई, उस अवयव का जो आर्डर है वो आप कंफर्म नहीं कर सकते मेरे भाई। उस अवयव का आर्डर, आर्डर का मतलब कोटि मेरे भाई, उस अवयव का आर्डर, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई कन्फर्म, कन्फर्म या मेरे भाई निश्चित नहीं कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं उस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो आप मेरे भाई निश्चित नहीं कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, मैंने ऐसे समझाने के लिए बता दिया है कि यदि किसी अवयव ये का कोटि पता हो तो उसमें कुल अवयव की संख्या आप बता सकते हैं मेरे भाई, है ना। यदि कुल अवयव की संख्या पता हो, है ना, यदि किसी अवयव में मेरे भाई आपको ये बता दिया जाएगा कि कुल मिला के इतने अवयव हैं पता हो, तो उस अवयव का आर्डर निश्चित नहीं कर सकते, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई यहाँ से हमने ये सीखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपको आर्डर जो है मेरे भाई पता हो तो उसमें आप ये कंफर्म बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में इतने अवयव होंगे। लेकिन मेरे भाई अगर इसका उल्टा हो जाए कि किसी मैट्रिक्स में कुल अवयव की संख्या अगर आपको बता दी जाए और आपसे ये पूछा जाएगा कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो कितने आर्डर का होगा, तो ये आप मेरे भाई कंफर्म करके नहीं बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। चलिए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपने समझ भी लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा आगे की बात करते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, हम आगे समझते हैं ना कि जो है किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उनका स्थान कैसे मेरे भाई निकाला जाता है। कैसे आपको ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स में ये एलिमेंट इस पोजीशन पर है। मेरे भाई हर एक एलिमेंट का मैट्रिक्स में एक अपना पोजीशन होता है, एक स्थान होता है, उसको हम पता लगाते हैं कैसे। ये मेरे भाई बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई सवाल आप देखेंगे ना
जिसमें इन सारे कंसेप्ट का आपको सहायता लेना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का आपको जो है सहायता लेना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसको बता ही देते हैं, उसके बाद हम सवालों पर बात करेंगे मेरे भाई, है ना। देखिए लिखा हुआ है ना मेरे भाई, पोजीशन, है ना। देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि आव्यूह के अवयवों का स्थान, स्थान कह दीजिए या मेरे भाई आप स्थिति कह सकते हैं, कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का अपना एक स्थान होता है। उसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, एक आव्यूह के प्रत्येक अवयव का अपना एक स्थान होता है। ये स्थान कैसे पता लगाते हैं मेरे भाई, यह जो है पंक्तियों और स्तंभों का अनुसरण करते हुए पता लगाया जा सकता है। जैसे मेरे भाई ये हमारा मैट्रिक्स है ना, ये इसके अवयव हैं, आप देख रहे हैं ये सब इसके अवयव हैं। तो इसका जो है अपना एक स्थान होता है, और इस स्थान को पता लगाने के लिए हम ये जो है पंक्ति और स्तंभों का मेरे भाई अनुसरण करते हुए पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि अगर यदि कोई अवयव है, मान लीजिए, है ना, यदि कोई अवयव आईवे पंक्ति में, देखिए आई का मतलब होता है मेरे भाई आईवे पंक्ति में, है ना, आईवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में होता है, तो उसे हम मेरे भाई ये आई जे से लिखते हैं। ये आई जे आपको ये बताता है मेरे भाई कि ये जो अवयव है हमारा, ये आई पंक्ति और जे स्तंभ में है। इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने अगर कहीं पर लिख दिया ये आई जे, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स का एक ऐसा अवयव है जो मैट्रिक्स के आईवे पंक्ति में मेरे भाई और जेवे कॉलम में या जेवे स्तंभ में मौजूद है। इसको मेरे भाई बोलते हैं ना, ये जो हमारा ये आई जे होता है, इसको बोलते हैं आव्यूह के अवयव का सामान्य रूप। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, सामान्य रूप, यानी कि ये आव्यूह के अवयव का सामान्य रूप होता है। अब मेरे भाई आप जानते हैं ना कि सामान्य रूप का मतलब क्या होता है, कि इस अवयव की मदद से मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं सामान्य अवयव। या आप मेरे भाई ऐसा समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स का कोई भी अवयव होगा तो इसके जैसा होगा मेरे भाई, इसको सामान्य अवयव बोलते हैं। अगर कहीं पर ये आई जे लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो अवयव है हमारा ये आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ में है, यानी कि जो है मैट्रिक्स का ये हमारा सामान्य रूप है, मैट्रिक्स के अवयव का सामान्य रूप है। इस अवयव की मदद से हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हैं। चलिए मेरे भाई देखते हैं, जैसे हमने आपको समझाने के लिए ना एक एग्जाम्पल लिया हुआ, देखिए लिखा हुआ है ये बराबर, ये एक हमारी मैट्रिक्स है मेरे भाई। इसमें आप जानते हैं ना कि इसको हम लोग बोलते हैं पहली पंक्ति, इसको मेरे भाई बोलते हैं दूसरी पंक्ति, इसको मेरे भाई बोलते हैं तीसरी पंक्ति, है ना। आपको ये बात पता होगा, है ना मेरे भाई। और देखिए ये हमारा पहला स्तंभ है, और इसको मेरे भाई बोलते हैं दूसरा स्तंभ, इसको हम बोलते हैं तीसरा स्तंभ। यानी कि आप मेरे भाई देख सकते हैं ना कि इस जो है आव्यूह में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है पंक्तियों की संख्या मेरे भाई 3 है ना। और देखिए यहाँ पर स्तंभ भी हमारे 3 है, यानी कि कॉलम 3 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारा मेरे भाई, है ना, वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ पर, है ना। अगर मेरे भाई हम बात करें ना, देखिए आप ये जो अवयव देख रहे हैं ना, ये 1 1, इसको बोलते हैं ये 1 1, इसको मेरे भाई बोलते हैं ना ये 1 2, इसको बोलते हैं ये I3। आप मेरे भाई इसमें से कोई भी देख सकते हैं ना, तो आप देखेंगे ना कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आई जे के रूप में आप देख सकते हैं इसको। अगर मेरे भाई इसको हम देखें ना, ये 1 1 को, तो आप देख सकते हैं ये जो ये 1 1 है मेरे भाई, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ये आई जे के जैसा। ये आई जे का मतलब ये है कि यहाँ पर आई का मान 1 है और जे का मान मेरे भाई 1 है। यानी कि ये जो अवयव है हमारा ना, वो पहली पंक्ति में है मेरे भाई, है ना, और पहले कॉलम में है, यानी कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये 1 2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई का मान 1 है और यहाँ पर जे का मान मेरे भाई 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अवयव है, ये देखिए आप पहली पंक्ति में आपको दिख रहा है और दूसरे कॉलम में या दूसरे स्तंभ में।
ऐसे मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये 13 या ये 13 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर देखें ना, तो यहाँ पर देखते हैं ये जो ये 13 आपको दिख रहा है, या ये 13 इसको बोल सकते हैं। तो आप इससे अगर कंपेयर करें ये आई जे से, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई का मान 1 है और जे का मान मेरे भाई 3 है। तो यानी ये जो अवयव आपको दिख रहा है ये 13, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है या वह अवयव है जो पहली पंक्ति में है ना, पंक्ति नंबर पहला और कॉलम नंबर मेरे भाई तीसरे में है। इसका मतलब ये है। ठीक। ऐसे मेरे भाई आप इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये 21 या ये 21 आप बोल सकते हैं इसको, है ना। देखिए ये 21 का मतलब क्या है, देखिए ये 21 का मतलब ये है, अगर मेरे भाई इसको हम ये आई जे से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आई का जो मान है वो कितना है, 2 है, और जे का मान 1 है। यानी कि ये जो अवयव है मेरे भाई वो दूसरी जो है ना, दूसरी पंक्ति में है। ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पर जो आई है ना वो पंक्ति को बताता है, ध्यान रखना है आपको। आई का मतलब पंक्ति है, और ये जो हमारा जे है ना, जे जे हमेशा मेरे भाई स्तंभ को बताता है, यानी कि कॉलम को। यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये हमेशा पंक्ति को बताएगा, और ये जो दूसरा वाला है मेरे भाई वो स्तंभ को बताएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये आई जे, ये आई जे का मतलब आई वे पंक्ति और जे वे स्तंभ में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 21, इसका मतलब ये है कि ये जो अवयव है ये दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ में है। देख सकते हैं मेरे भाई ये जो है दूसरा पंक्ति है, देखिए दूसरा पंक्ति है और पहला मेरे भाई स्तंभ है, इसीलिए आप देख रहे हैं पहला पहला पहला, यानी कि ये पहला स्तंभ है। ठीक। ऐसे देख सकते हैं मेरे भाई इसको, ये 22 को, यानी कि ये 22 को आप देख रहे होंगे ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरी पंक्ति है ये हमारी पंक्ति नंबर दूसरा है मेरे भाई, और देखिए स्तंभ नंबर भी दूसरा है। तो यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ये 22, ये मतलब ये 22। इसका मतलब ये 22 मेरे भाई मैट्रिक्स का वह अवयव है जो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे ही कॉलम में है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए मेरे भाई अगला देखते हैं, जैसे लिखा हुआ ये 23, ये 23 का मतलब क्या है, ये 23 का मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आई का मान 2 है और जे का मान मेरे भाई 3 है ना। आई का मान जो है 2 है और जे का मान यहाँ पर 3 है, यानी ये बताता है कि ये मैट्रिक्स का वो अवयव है जो दूसरी पंक्ति में है ना मेरे भाई, और तीसरे जो है स्तंभ में है, यानी कि पंक्ति नंबर दूसरा और स्तंभ नंबर तीसरा में है ना मेरे भाई। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। देखिए ये हमारी हो जाएगी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये 23। आइए मेरे भाई आगे हम समझते हैं, है ना। देखिए इसको हम समझ लेते हैं मेरे भाई, जैसे लिखा हुआ है ये 31, ये 31 का मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना तीसरी पंक्ति में है मेरे भाई, है ना। मतलब ये जो है आप देख रहे हैं ये 31 का मतलब ये तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। और इसको आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ये जो है ना तीसरी पंक्ति में तो है लेकिन दूसरे स्तंभ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं कि ये तीसरी पंक्ति में है लेकिन ये तीसरे स्तंभ में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे भाई कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का अपना एक स्थान होता है। देखिए जो पहली पंक्ति होती है ना मेरे भाई उसमें आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है 1 1 1, सबसे पहले जो लिखा है वो आई है, इसका मतलब आई का मान हमेशा मेरे भाई 1 होगा। कब? पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में आई का मान हमेशा 1 होगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति में देखते हैं मेरे भाई, जो पहले लिखा होता है वो बताता है पंक्ति को, देख सकते हैं पहले जो लिखा है वो आई को बताएगा यानी पंक्ति को, यानी 2 2 2, यानी कि दूसरी जो पंक्ति होती है इसमें आई का मान हमेशा 2 होता है। ये बात ध्यान रखना है। अब मेरे भाई यहाँ से देख सकते हैं 3 3 3, जो पहले लिखा है वो पंक्ति को बता रहा है, तो यानी कि तीसरी पंक्ति में हमेशा आई का मान 3 होता है। ठीक मेरे भाई इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, जो पहला स्तंभ है उसमें ये देखिए फर्स्ट 1 1 1, यानी कि आई का मान हो जाएगा 1, सॉरी भाई आई कह रहे हैं जे। देखिए मेरे भाई यहाँ से ना जे का मान जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है दूसरा है दूसरा है दूसरा है। आपको पता है कि जो बाद में लिखा है मेरे भाई वो जे का मान है, यानी कि यहाँ पर जे का मान हमेशा 2 है, तो यानी कि दूसरे स्तंभ में
जे का मान हमेशा 2 होगा। ठीक मेरे भाई देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो तीसरा वाला स्तंभ है, यहाँ पर देखिए जे 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 का मान हमेशा 3 है। तो मेरे भाई यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का जो है अपना एक पोजीशन होता है। वो पोजीशन हम लोग कैसे पता करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे पता करते हैं। आइए मेरे भाई हम एक एग्जाम्पल की मदद से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको मेरे भाई हम जो है इरेज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। देखिए, चलिए मेरे भाई हम और आपको कुछ समझाते हैं। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसका पोजीशन जो है बताइए। ठीक, जैसे कि मेरे भाई हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया है ना। देखिए 1 5 6 7 3 2, है ना। बस ज़्यादा नहीं लेते हैं इसे समझने के लिए। मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि मेरे भाई जो ये 5 है ना, वो किस स्थान पर है, तो आप क्या बताएंगे? कि देखिए ये आप देख रहे हैं ना कि ये हमारी पहली पंक्ति है, यानी कि इसमें आई का मान 1 है। और ये मेरे भाई दूसरी पंक्ति है, इसमें आई का मान 2 है। और ये जो है हमारी पहला स्तंभ है, तो इसमें जो है जे का मान 1 है मेरे भाई। इसमें जो है ये हमारा दूसरा स्तंभ है, तो जे का मान 2 होगा, है ना। और ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है, तो इसमें जे का मान जो है 3 होगा। ऐसा हम समझते हैं, है ना। अभी हमने समझा भी हुआ है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 है ना, वो इसका अगर मैं आपसे स्थान पूछूं तो पोजीशन, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? जिससे देखते हैं, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का कोई भी अवयव होता है तो वो हमेशा जो है ये आई जे के रूप में होता है। आप देखें कि ये जो 5 है ना, 5 मेरे भाई किस पंक्ति में है, तो पहले पंक्ति में है। यानी कि इसमें जो है ना, इसमें आई का मान 1 हो जाएगा। और देखिए जो 5 है, 5 ये देखिए किस कॉलम में है, तो यानी कि ये दूसरे कॉलम में है, तो ये हो जाएगा ये 1 2। यानी कि अगर मैं आपसे ये 12 पूछूं तो आप तुरंत जवाब देंगे कि ये 12 का मतलब 5 है। यानी कि ये जो 5 है मेरे भाई, है ना, वो जो है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इस ये जो 3 है ना, 3 का पोजीशन में अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आप देख सकते हैं ये जो 3 है ना, ये दूसरी पंक्ति में है। इस पंक्ति है मेरे भाई, दूसरे पंक्ति में। तो सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, यानी आई का मान। और देखिए ये जो है हमारा ना किस स्तंभ में है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है दूसरे स्तंभ में है। यानी कि ये 22 है इसका पोजीशन, तो इसको हम बोलेंगे ये 22 बराबर 3। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो अवयव है हमारा 3, वो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद है। मुझे लगता है मेरे भाई ये सब बहुत कॉमन बात है, ये आपने समझ भी लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे भाई तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं हमसे। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। हम आगे की बात करते हैं, सवालों पर आते हैं। चलिए मेरे भाई आ जाते हैं हम ना, अब जो है सवालों पर आते हैं और समझते हैं कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक मेरे भाई मैंने बहुत सारी बेसिक आपको सिखाया है और अभी आगे बेसिक्स ही सिखाऊंगा। लेकिन मेरे भाई कुछ आपने सीख लिया हुआ है, तो कुछ हम उदाहरण भी धीरे धीरे करते हुए चलते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला हम मेरे भाई उदाहरण नंबर 2 उठाते हैं। 2 3 4 5 जो भी है ऐसे सीरियल से चलता रहेगा मेरे भाई। देखिए, देखिए उदाहरण नंबर 2 का कहना है मेरे भाई कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। देखिए, ये कहना चाहता है कि कोई आव्यूह है उसमें 8 अवयव हैं, 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखिए मेरे भाई अभी हमने जस्ट जो है एक सवाल आपको जो है करवाया था और बताया भी था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में ये आपको बता दिया जाता है कि उसमें जो है कुल मिला के इतने अवयव हैं, तो हम वो मैट्रिक्स जो है ये नहीं बता सकते हैं कि ये इतने आर्डर का होगा। उसका आर्डर या मेरे भाई उसका कोटि जो है हम कंफर्म करके नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए इसने यहाँ पर पूछा हुआ है ना संभव। संभव का मतलब जो संभव हो सके वो सारे आर्डर आपको बताने हैं, यानी कि उन सारे मैट्रिक्स के बारे में आपको बात करना है ना मेरे भाई, जिसमें अवयव की संख्या तो 8 हो, है ना। अवयव की संख्या 8 हो। अब आप जानते हैं अवयव की संख्या 8 का मतलब यह है कि यम और यन का गुणा करने पर जो आता है वही हमारा होता है मेरे भाई अवयव की संख्या।
जैसे कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल मेरे भाई दिया है आपको, देखिए बड़ा ही प्यारा सा मेरे भाई छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, तो देखिए आपको दिया गया है ना अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या का मतलब ये है मेरे भाई कि उसमें जो पंक्ति है यानी कि यम और यन, यम और यन का जो गुणा किया गया है तो गुणा करने पर 8 आया है। यही तो होता है अवयव की संख्या का मतलब। क्या होता है कि वो जो मैट्रिक्स है उसके दोनों आर्डर को मेरे भाई गुणा करते हैं, यानी कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसी को तो मेरे भाई हम बोलते हैं अवयव की संख्या। जैसे अगर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या यम है और स्तंभों की संख्या यन है, तो उस मैट्रिक्स का आर्डर होता है यम क्रॉस यन। मैंने आपको सिखाया भी है ना मेरे भाई, कि जैसे है ना कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए कि इसमें जो है यम पंक्ति है और यन स्तंभ है, तो इसका आर्डर होता है यम क्रॉस यन। जब इन्हीं दोनों का मेरे भाई हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद में कुछ आता है, तो जो आता है वही तो बताता है कि उसमें कितने अवयव हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि यम का अगर आप यन से मेरे भाई गुणा करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब ये है। अब आपको पता लगाना है कि उसका जो है संभव कोटि क्या हो सकता है। कोटि का मतलब मेरे भाई है ना, देखिए कोटि को आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, तो कोटि को लिखते हैं यम क्रॉस यन से। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि यम क्रॉस यन का मतलब 8 है, यानी कि मेरे भाई यम और यन को हमने गुणा किया है तो गुणा करने पर उत्तर हमारा 8 आया है, इसका मतलब ये है। देखिए अब आपको मेरे भाई ऐसी संख्याओं की तलाश करनी है ना जिनका आपस में गुणा कर देने पर 8 आ जाए। जैसे कि हम ले सकते हैं, देखिए हम ले सकते हैं 8 गुणे 1। देखिए 8 एकम 8, तब भी हमारा 8 ही आ रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई 1 गुणे 8, तब भी हमारा 8 ही आ जाएगा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 2 गुणे 4 है ना, 2 चौक 8, तब भी देख सकते हैं कि 8 आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। तो यानी मेरे भाई हर हालात में आप देख रहे हैं ना 8 8 आ रहा है। यानी कि ऐसे मेरे भाई कुल मिला के जो है ना 4 मैट्रिक्स संभव हैं जिनका आर्डर इतना होगा 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2। इनके आर्डर इतने इतने संभव हैं, लेकिन ये कन्फर्म होगा कि उसमें 8 ही अवयव होंगे। यानी कि मेरे भाई टोटल जो है यहाँ पर जो है 4 अवयव ऐसे हैं जिनका आर्डर 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 है, और इनको गुणा करने पर हमेशा अवयव की संख्या 8 ही आएगी। तो ये हमारा मेरे भाई संभव कोटि है। आप बता सकते हैं इसमें संभव कोटि। क्या मेरे भाई आपने समझ लिया है? देखिए यहाँ से हम देखते हैं और आपको समझा देते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरे भाई टोटल जो है ना 4 जो है अवयव संभव है, जैसे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि मेरे भाई 4 अवयव आप ले सकते हैं। देखिए जैसे एक अवयव हम ले सकते हैं कि इसमें जो है 8 गुणे 1 हो। 8 गुणे 1 का मतलब मेरे भाई इसमें 8 पंक्ति हो, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से, है ना, 7 8, 8 पंक्ति हो मेरे भाई, लेकिन एक ही जो है स्तंभ हो, यानी कि एक ही कॉलम हो। ऐसा हम बना सकते हैं। या हम बना सकते हैं कि एक पंक्ति हो और 8 कॉलम हो, ऐसा भी हम बना सकते हैं। इसको देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया हुआ है 1 गुणे 8, इसका मतलब इसमें मेरे भाई पंक्तियों की संख्या 1 है, लेकिन मेरे भाई जो स्तंभ है ना वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। या मेरे भाई ऐसा बना सकते हैं 2 गुणे 4। 2 गुणे 4 का मतलब क्या है कि हम वो मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 2 पंक्ति हो। आप जानते हैं मेरे भाई यम बताता है पंक्ति को और यन बताता है स्तंभ को। तो देखिए यहाँ पर 2 स्तंभ ले सकते हैं और मेरे भाई 4 कॉलम ले सकते हैं, यानी कि स्तंभों की संख्या, देखिए पंक्ति हम 2 ले सकते हैं और स्तंभ 4, यानी कि 1 2 3 4, इस तरीके से। मेरे भाई जो हम लाइन पार रहे हैं ना वो हम जो है स्तंभों को बता रहे हैं यहाँ पर ना, रेड कलर वाली लाइन को देखिए। तो यहाँ पर मेरे भाई एक मैट्रिक्स ये बना सकते हैं कि जिसमें 2 पंक्ति हो और 4 ही मेरे भाई स्तंभ हो। आप देख सकते हैं इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 आएगा, तो ये पता चलेगा कि इसमें 8 अवयव है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरे भाई, है ना।
मतलब ऐसे आप पता कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे भाई, है ना। या मेरे भाई ऐसा हो सकता है ना कि वो जो मैट्रिक्स हो हमारी, है ना, या वो मैट्रिक्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कुछ कि उसमें जो है पंक्तियों की संख्या 4 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि मेरे भाई इसमें 4 पंक्ति हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्ति हो मेरे भाई और 2 ही स्तंभ हो, यानी कि 2 ही कॉलम बने, ऐसा भी पॉसिबल है ना मेरे भाई। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है 4 पंक्ति है और जो है हमारा 2 ही स्तंभ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना मेरे भाई कि टोटल जो है आप इतने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनका आर्डर जो है अलग अलग होगा, लेकिन उसमें अवयव की संख्या हमेशा 8 होगी। ये मेरे भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा ही छोटा था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मेरे भाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। आप एग्ज़ाम में इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा ही देते हैं। इसको हमने समझाने के लिए बताया हुआ था कि आप जो है कुल मिला के ऐसे 4 मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं मेरे भाई, जिसमें अवयव की संख्या आप देखेंगे ना हमेशा 8 ही आएगी। ठीक, चलिए मेरे भाई अब जो है इसका हम जो है उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक ऐसे 3x2 आर्डर का जो मैट्रिक्स है ना उसकी आपको रचना करनी है जिसके अवयव ये आई जे बराबर 1/2 मॉड, देखिए मेरे भाई इसको मॉड बोलते हैं, मॉड I-3J द्वारा प्रदत्त है। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसे इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब यह है कि अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद में इसके अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाती है, जैसे माइनस का 2 आ जाता है, तो इसको मेरे भाई हटाएंगे ना मॉड को, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। मॉड का मतलब यही है कि अगर इसके अंदर, अगर ये दो दो खड़ी रेखा आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर अगर कोई निगेटिव संख्या आ जाती है तो इसको अगर हम हटा देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाती है। मॉड का काम यही होता है मेरे भाई, है ना। जैसे -5 है तो मॉड हटाएंगे तो ये बन जाएगा +5। अच्छा मेरे भाई मन में आपके एक बात चल रहा होगा, क्या अगर जो है ये प्लस की संख्या आएगी तो हम मॉड हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे मेरे भाई अगर इस मॉड के अंदर मान लेते हैं कि प्लस का 2 आएगा, तो ऐसा नहीं है कि इस मॉड को हटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये प्लस ही रहेगा। इसका काम केवल ये होता है ना मेरे भाई कि ये जो है माइनस वाले संख्या को प्लस बना देती है। अगर प्लस वाली संख्या है तो बेहतरीन बात है, वैसे ही हो जाती है, बस ये आपको समझना है। देखिए चलिए मेरे भाई, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका कहना यह है ना कि आपको जो है एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना करनी है। जैसे देखिए ये कहना चाहता है मेरे भाई कि आप एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें 3 पंक्ति हो मेरे भाई, देखिए 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, है ना। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है मैट्रिक्स। ये ऐसे आव्यूह की आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले हम मेरे भाई आव्यूह का जो है सामान्य रूप लिख लेते हैं कि वो आव्यूह जो है किस टाइप का होगा। देखिए ये हमारी पहली पंक्ति है मेरे भाई, यहाँ पर जो है 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यहाँ पर इसने बता दिया है ना। देखिए तो वो इसके जो अवयव होंगे ना, आप बोल सकते हैं ये 11। ये 11 का मतलब मैट्रिक्स का वो अवयव जो पहले पंक्ति में हो और पहले स्तंभ में हो। देखिए उसके बाद में हम मेरे भाई बोल सकते हैं ना ये 12 बोल सकते हैं। देखिए ये 12, ये 12 का मतलब, है ना, पंक्ति पहला है मेरे भाई, स्तंभ दूसरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जानते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 पंक्ति होगी, तो ये हमारी जो है पहली पंक्ति है ना, ये हमारा पहला पंक्ति है। फिर ये मेरे भाई दूसरा पंक्ति हो जाएगा और फिर मेरे भाई यहाँ से जो है तीसरा पंक्ति आप बना सकते हैं इसको, है ना। देखिए इसको हम बोल देंगे कि ये तीसरी पंक्ति है। ठीक, तीसरी पंक्ति समझ रहे हैं मेरे भाई आप, है ना। 3 पंक्ति बनाना है आपको, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और 2 ही स्तंभ को रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए अगर हम इसमें लिखना चाहें मेरे भाई तो क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो हमारी पंक्ति नंबर जो है दूसरी है ना, लेकिन मेरे भाई स्तंभ नंबर पहला है यानी कॉलम नंबर 1, तो इसको नाम दे देंगे ये 21, है ना। इसको अगर हम मेरे भाई लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ना। देखिए ये हमारी पंक्ति दूसरी है लेकिन स्तंभ मेरे भाई दूसरा है, तो इसको बोलेंगे ये 22, है ना मेरे भाई। समझ आ रहा है मेरे भाई। देखिए उसके बाद है ना इसको बोलते हैं पंक्ति तीसरी। पंक्ति तीसरी का मतलब
देखिए जो सबसे पहले लिखा होता है ना मेरे भाई, आई, आई बताता है पंक्ति को और जे बताता है स्तंभ को। तो यहाँ पर जो हम संख्या पहले लिखते हैं ना मेरे भाई, वो बता रहा है पंक्ति को, और जो हम बाद में लिखते हैं वो बता रहा है स्तंभ को। ठीक, देखिए ये हमारी जो है पंक्ति नंबर जो है तीसरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 3। और देखिए पंक्ति तीसरी है मेरे भाई, लेकिन स्तंभ जो है हमारा पहला है, यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे ये 31। ठीक, अब मेरे भाई इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं ये, देखिए पंक्ति हमारी तीसरी है, पंक्ति तो तीसरी है मेरे भाई, लेकिन स्तंभ जो है हमारा दूसरा है, तो इसका नाम हो जाएगा ये 32। आप देख पा रहे होंगे ना मेरे भाई, आप देखिए कि ये हमारा जो है पहला स्तंभ है, यानी कि आप इसको C1 बोल सकते हैं, और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, इसको मेरे भाई आप C2 बोल सकते हैं। ये हमारा जो है पहला पंक्ति है R1, R2, और ये हो जाएगा मेरे भाई R3। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये आई जे है ना, ये आई जे बराबर जो दिया गया है अपने को 1/2 है ना, मॉड I-3 जे, ये करके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आई है मेरे भाई ना, वो पंक्ति को बता रहा है, और जो जे है वो जो है स्तंभ को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक 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 यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बता रहा है कि ये जो है पहले स्तंभ में है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना मेरे भाई, दो दो दो, यानी कि ये दूसरे स्तंभ के अवयव है ना। फिर अगर इसका हम पहला अवयव देखिए, देखिए वन वन है ना, वन 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 का मतलब ये जो है पहले पंक्ति में है। आप देख सकते हैं टू टू मतलब दूसरे पंक्ति का अवयव है। ठीक, देखिए थ्री थ्री मतलब ये तीसरे पंक्ति का अवयव है। इस तरीके से इसको मेरे भाई बनाया जाता है। ठीक, अब आपको काम क्या करना है मेरे भाई कि ये जो सब आप मान देख रहे हैं, ये 11, ये 12, ये 21, ये 22, ये 31, ये 32, इन सभी को मेरे भाई यहाँ से पता करना है, और पता करने के बाद जो भी मान आए आप इसमें इस्तेमाल कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम पता करते हैं ना ये 11 को। देखिए ये 11, ध्यान रखना है मेरे भाई, है ना। देखिए ये 11 का मतलब ये है मेरे भाई, आई का जो मान है ना वो एक लेना है, और जे का भी मान मेरे भाई एक लेना है। ठीक, दोनों का मान यहाँ पर एक लेना है, तो देख सकते हैं आई का मान हो जाएगा एक, फिर 3 × जे, जे का मान हो जाएगा मेरे भाई एक। ठीक, इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 1, और 3 का जब एक में गुणा करेंगे ना मेरे भाई, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, है ना। फिर आगे देखिए ये हो जाता है 1/2, और 3 में से जब हम एक को घटाएंगे ना मेरे भाई, देखिए 3 में से जब हम एक को घटाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा -2। और अभी मैंने आपको बताया है मेरे भाई कि ये मॉड है -2, जब हम इसको हटाएंगे ना तो ये प्लस बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2, और गुणे में 2 से 2 काट सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर बच जाएगा एक। यानी मेरे भाई ये 11 का जो मान होगा ना वो एक होगा। इस तरीके से आपको जो है ना पता करते रहना है। आगे चलते मेरे भाई, अब हम मालूम करेंगे ये 12 का मान। देखिए ये 12, देखिए ये 12 का मतलब क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ से ये 12 का मतलब ये है ना कि आई का जो मान है वो आपको एक रखना है, और जो जे है मेरे भाई, जे का मान इसमें 2 रखना है। ध्यान रखना है, आई का मान एक है और जे का मान 2 है, तो आप इसमें रखते जाइएगा, बस ये जो है मेरे भाई सॉल्व होता जाएगा। देखिए आई का मान यहाँ से हम मेरे भाई एक रखेंगे, ये हो जाएगा 1 - 3 × जे, जे का मान रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2। आप इसको देख सकते हैं ना मेरे भाई, देखिए ये हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, है ना। फिर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि -5। अब मेरे भाई ये -5 है ना, जब मॉड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 × 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है मेरे भाई, है ना। देख लेते हैं मेरे भाई क्या ये आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ मेरे भाई दिख रहा है। देखिए आगे हम निकालते हैं मेरे भाई, इसका मान निकालते हैं ये 21 का। देखिए ये 21, अब मेरे भाई देखिए ये 21 का मतलब क्या है, ये 21 का मतलब आई का जो मान है वो 2 रखना है, और जो जे है मेरे भाई, जे का मान जो है एक रखना है। इसमें रखना है तो इसमें रखना है। ठीक, देखिए यहाँ से मेरे भाई ध्यान से देखते रहिएगा।
देखिए 1/2 है ना, मॉड मॉड लगा देंगे हम, है ना। फिर ये हो जाएगा आई का जो मान है, देखिए आई का मान इस बार क्या लेना है, 2 माइनस 3 है ना, 3 गुणे जे, जे का मान मेरे भाई 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 3 का 1 में गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक। दो को मेरे भाई हमने ऐसे ही रखा हुआ है, ये जो है जे का मान यहाँ पर 1 है तो 1 रख दिया है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ से मेरे भाई ये हो जाएगा ना, जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे ना तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम मॉड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और 1 एकम 1 तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2। देखिए हम लिखते हैं ये 22, ये 22 का मतलब ये है, ये 22 का मतलब ये है मेरे भाई, आई का जो मान है ना वो 2 है, और जे का भी मान मेरे भाई 2 है, तो यहाँ से दोनों का मान सेम है। आप जो है इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 है ना, आई का मान हो जाएगा 2 - 3 गुणे जे, जे का मान 2। तो यहाँ से अगर हम मेरे भाई इसका गुणा कर देते हैं ना तो ये हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 है ना, देख सकते हैं मेरे भाई 3 दूनी 6, 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -4 है ना। अगर हम इसके मॉडुलस को हटा देते हैं तो ये -4 है तो ये बदल कर हो जाएगा +4। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी ये 22 का मान आपको पता चल गया मेरे भाई 2। अब हम निकालेंगे मेरे भाई इसका मान, ये 31 का मान, देखिए ये 31, ये 31 का मतलब ये है, देखिए ये 31 का मतलब क्या है मेरे भाई, आई का जो मान है ना वो आपको 3 रख देना है, और जो जे है, जे का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 रख देना है, बस आपको यही करना है, ठीक। तो देखिए इसमें रखना है मेरे भाई, देखिए आई की जगह पर जो है ना हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 है ना, और ये जो जे दिख रहा है, जे की जगह पर हम जो है 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1। अब आप देख सकते हैं ना मेरे भाई, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 है ना, और 3 में से जब हम 3 को घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे ना तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ना, ये पूरा पूरा कहने का मतलब ये है कि ऑल टोटल 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई जब हम इसका गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0, और 0 का मॉड 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 से 1/2 में गुणा करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी कि ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक। आइए मेरे भाई इसको देखते हैं, देखिए ये 32, देखिए ये 32 का मतलब क्या है, देखिए ये 32 का मतलब ये है ना मेरे भाई कि यहाँ पर जो आई का मान है, देखिए आई का जो मान है ना, आई का मान आपको 3 रख देना है, और जो आपको जे दिख रहा है, जे का मान आपको 2 रख देना है इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा आई, आई का मतलब मेरे भाई 3 है ना, और फिर जो है लिखा हुआ है जे, तो जे का मान जो है हमारा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है, देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/2 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई -6 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 6 में से जब हम 3 को घटा लेंगे ना मेरे भाई तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का जो है 3, देखिए ये हो जाएगा हमारा -3। और देखिए जब हम इसके मॉड को हटाएंगे ना तो ये प्लस का बन जाएगा, देखिए मॉड का काम ही होता है मेरे भाई, और प्लस का हो जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे, देखिए 1/2 गुणे 3, यानी हो जाएगा 3/2। देखिए अब यहाँ तक मेरे भाई जो भी मान हमने निकाला हुआ है ना, देखिए जितना भी सभी का मान हमने निकाला हुआ है, बस आपको करना क्या है ना, इसी में यूज कर देना है लास्ट में, ठीक। तो चलिए मेरे भाई देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे पास स्पेस कम है, उसके बाद में ये जो वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक। चलिए मेरे भाई इसको जो है हम ना मिटा देते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं। आपने स्क्रीन शॉट कर लिया होगा, देखिए हम इसको मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहे हैं मेरे भाई, काम की जो चीजें हैं उसको हम लिखे रहने देते हैं इससे। देखिए मेरे भाई
चलिए मेरे भाई पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे भाई सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो जो मान आपने प्राप्त किया है यहाँ पर, ये सब लाकर इसी में आपको जो है ना रख देना है। देखिए क्या क्या मान आपने प्राप्त कर लिया है, ये चीज मेरे भाई लास्ट में फिर एक बार लिखना है आपको नीचे, है ना। फिर उसी में आपको इसका मान रख देना है, जो मान अभी आपने निकाला हुआ है। देखिए सभी का मान रख देंगे मेरे भाई। देखिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं मेरे भाई कि ये R1 है, ये R2 है, R3 है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। देखिए चलिए मेरे भाई, जो भी मान आपने निकाला हुआ है ना, इसमें हम पूरा का पूरा भर देते हैं एक बार। देखिए हमने ये 11 निकाला था मेरे भाई, तो एक आया था, है ना। फिर हमने जो है ना ये 12 निकाला हुआ है, तो ये आया है 5/2। ठीक, आप देख सकते हैं मेरे भाई, हमने जो है ना ये 21 निकाला हुआ है ना। ये 21, तो ये 21 का मान आया था हमारा 1/2। ठीक, अब मेरे भाई हमने जो है ना ये 22 निकाला था, तो ये 22 का जो मान है वो आया था 2। आप देख सकते हैं मेरे भाई, है ना। यही जो मान है सब उठाकर इसी में इस्तेमाल कर देना है। और फिर देखिए हम देखते हैं ये 31, तो ये 31 का जो मान आया था ना मेरे भाई, वो आया था 0 हमारा। और ये 32 का मान आया था 3/2। ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या जो हमारी 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। यही जो है हमारा जस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। बस आपको ध्यान क्या रखना है ना मेरे भाई, कि ये जो कहना चाहता है आपसे कि 3x2 आव्यूह का जो है रचना करना है, यानी कि उसका आर्डर जो है आपको दे दिया गया है 3x2, यानी कि उसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को बना लेंगे मेरे भाई। बना लेने के बाद ये जो मान है वो हम खोज लेंगे, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से। और जब खोज लेंगे तो जो भी मान आएगा ना, जैसे ये 11 का मान आया जो रख देना है, ये 12 का मान आया जो रख देना है, 21 का मान आया जो रख देना है, ये 22 का मान आया, जो भी मान आएगा मेरे भाई वो रख देना है। ठीक, चलिए मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपसे आगे की बात करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अब हम आगे समझते हैं कि मैट्रिक्स जो है कितने टाइप का होता है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, है ना। धीरे धीरे करके हम एक एक आपको बताते चलते हैं, और आप जो है अपनी कॉपी में इसका नोट्स भी मेरे भाई बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि जो बुक है ना, बुक में इसका एक नाम आपको दिखेगा, मैं इसका दो दो नाम आपको बताऊंगा कि इस मैट्रिक्स का और क्या नाम है। ठीक, चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे भाई स्तंभ आव्यूह की। देखिए इसको बोल सकते हैं स्तंभ आव्यूह, या मेरे भाई बोल सकते हैं स्तंभ सदिश। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मेरे भाई कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक, ये होता क्या है मेरे भाई, हम जो है ऐसे आव्यूह की बात करते हैं। देखिए वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी कि मेरे भाई ऐसा आव्यूह आपको देखना है ना जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। कॉलम का मतलब आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये जो है ना खड़ी हुई रेखा होती है ना, इसी को हम तो कॉलम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही कॉलम है, कॉलम एक ही है मेरे भाई। जबकि आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर दो दो पंक्ति है। यहाँ पर आपको ये बात दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे भाई दूसरा देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कॉलम है, यानी कि मेरे भाई स्तंभ जो है एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो पंक्ति है आप देख रहे हैं ना, 1 2 3, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या मेरे भाई 3 है, जबकि स्तंभों की संख्या यहाँ पर 1 है। ठीक, अब देखिए इसका आपको ध्यान रखना होगा ना मेरे भाई, व्यापक रूप ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ज्यादातर प्रश्न मेरे भाई आप बन जाते हैं, और आप इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में सवालों को कैसे सॉल्व करना है। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ये है मेरे भाई इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब ये है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ना कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यम, यानी कि पंक्तियों की संख्या कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप मेरे भाई हमेशा देखेंगे ना कि स्तंभों की संख्या एक होगी। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स होता है ना मेरे भाई, उसमें आप देख सकते हैं कितने भी पंक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा एक ही स्तंभ होगा, यानी कि एक ही कॉलम होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे भाई एक ही कॉलम है ना। ठीक, आइए मेरे भाई हम दूसरा समझते हैं। देखिए इसका नाम है जो है पंक्ति आव्यूह, या इसी को हम बोल देते हैं पंक्ति सदिश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। बड़ा शानदार सा है मेरे भाई। देखिए
देखिए लिखा हुआ है वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, यानी कि मेरे भाई अगर कोई आव्यूह आपको दिख जाए, अगर उसमें केवल आपको एक ही लाइन दिख जाए, एक ही पंक्ति, तो मेरे भाई वो जो है ना एक पंक्ति आव्यूह होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं केवल एक ही पंक्ति है, यानी कि वो है R1, यानी कि पंक्तियों की संख्या तो मेरे भाई एक है, लेकिन आप ध्यान से इसको देखें ना मेरे भाई, तो यहाँ पर जो कॉलम है यानी कि स्तंभ है ना, वो आपको तीन दिखाई दे रहा होगा, एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन कॉलम है मेरे भाई, है ना। देखिए ये है हमारा C1, ये है C2, ये है C3। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना मेरे भाई, आप दुनिया में कोई आव्यूह ले लें जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, है ना, और उसमें स्तंभों की संख्या चाहे जितना हो, तब भी उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा पंक्ति आव्यूह है, यानी कि पंक्ति सदिश। ठीक, इसका व्यापक रूप समझते हैं। देखिए इसका व्यापक रूप वही होता है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ना कि इसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो हमेशा एक होगी, है ना, और जो है स्तंभों की संख्या मेरे भाई कुछ भी हो सकती है, यानी यन। ठीक, इस तरीके से आइए मेरे भाई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जिसका नाम आप देख रहे होंगे वर्ग आव्यूह, है ना, वर्ग आव्यूह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना मेरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी बड़ी ही काम की होती है मेरे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना मैट्रिक्स समझिए अधूरा सा अधूरा रहता है। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट में डाल देना है मेरे भाई, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पर सवाल भी काफी बन जाते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी कि यम का मान तथा स्तंभों की संख्या यानी यन का मान दोनों बराबर हो जाता है, उसको हम मेरे भाई बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने मेरे भाई बहुत सारे मैट्रिक्स देखे होंगे जिसमें आप देखते होंगे कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक, यानी यम और यन दोनों बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना मेरे भाई कि यहाँ पर एक पंक्ति है ना, यानी कि ये है R1 और ये मेरे भाई R2, यानी कि यहाँ पर दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए ये एक स्तंभ ये है और ये एक स्तंभ ये है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो यम का मान है ना और यन का मान है, ये दोनों दोनों बराबर है। यानी आप बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, तो देखिए इस मैट्रिक्स में दो ही पंक्ति है और दो ही स्तंभ है, तो ये बोला जा सकता है कि ये जो ये मैट्रिक्स है वो 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, आइए मेरे भाई ऐसे इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ना कि तीन पंक्ति है, एक, दो, तीन, यानी कि मेरे भाई पंक्तियों की संख्या तीन है। ठीक, और मेरे भाई जो आप देख रहे होंगे स्तंभ, यानी कि ये हमारा स्तंभ होता है, यानी कि पहला स्तंभ, ये हमारा है दूसरा स्तंभ और ये मेरे भाई तीसरा स्तंभ है, यानी कि यहाँ पर स्तंभों की संख्या तीन है। तो हम यूं बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है बी हमारा, उसका आर्डर है 3x3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, तो देखिए आप जो है समझते हैं मेरे भाई कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। देखिए व्यापक रूप आपको ये बताता है मेरे भाई कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा वो दिखता कैसे है। व्यापक रूप का मतलब यही होता है। व्यापक रूप बोल दीजिए या मेरे भाई इसको सामान्य रूप बोल दीजिए, दोनों ही बातें जबरदस्त है और एक ही बात है। ठीक, देखिए, है ना। देखिए व्यापक रूप का मतलब ये है, ये आपको ये बताना चाहता है कि आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को जब देखेंगे तो कैसा नज़ारा होगा उसका। ठीक, देखिए मेरे भाई कुछ ऐसा टाइप का होगा, यानी कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों मेरे भाई सेम होगी, यानी यम गुणे यम। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसको बोलते हैं मेरे भाई, आप जो है इसका स्क्रीन शॉट लीजिए ना, हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसके बारे में काफ़ी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा है मेरे भाई, ये जो है किताबों में अक्सर नहीं लिखी होती है, कभी कभी तो कुछ अलग परिभाषा लिखी होती है जिसको आप लोग अक्सर करके समझ नहीं पाते हैं मेरे भाई, तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए हम इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। देखिए, देखिए इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, और आपको हम समझाते हैं कि जो है अगला वाला मैट्रिक्स जो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में थोड़ा आपको गहराई से समझना होगा मेरे भाई। देखिए इसको हमने इरेज कर दिया है। चलिए मेरे भाई समझते हैं क्या होता है हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसको मेरे भाई अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है मेरे भाई, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आप ये देख सकते हैं ना मेरे भाई कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है मेरे भाई वो स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी कि वर्ग आव्यूह का एक स्पेशल टाइप का होता है मेरे भाई। कोई हुई वर्ग आव्यूह मेरे भाई अगर कुछ कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसी को हम बोलते हैं जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। देखिए इसको तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पर देखिए तत्समक आव्यूह या मेरे भाई इसी को आप बोल सकते हैं ना इकाई आव्यूह, इकाई। ठीक। देखिए होता क्या है तो मेरे भाई वह वर्ग आव्यूह जिसमें अग्र या मुख्य विकर्ण। देखिए अब सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई आपने कभी भी देखा होगा ना कि विकर्ण, विकर्ण आपको देखा होगा या समझा होगा कभी कभी। जैसे हम किसी स्क्वायर का विकर्ण बताते हैं, विकर्ण जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई स्क्वायर है तो विकर्ण का मतलब ये होता है मेरे भाई कि विपरीत शीर्ष को जोड़ दीजिए, उसी को मेरे भाई विकर्ण बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे भाई इसको 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 इसको, ठीक, इसको मिला देते हैं तो इसी को मेरे भाई बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण यानी कि मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण इसको मेरे भाई मुख्य विकर्ण बोला जाता है। और इस पर जो भी अवयव होगा वो हमेशा एक होगा, यानी कि मेरे भाई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो उसी को हम बोलते हैं मेरे भाई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बाकी जो एलिमेंट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो बाकी अवयव शून्य हो, यानी बाकी मेरे भाई इसके अलावा सब देख रहे हैं आप जीरो दिख रहा है, जीरो 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 जीरो। ठीक। आप देख रहे हैं ना मेरे भाई कि इसमें तीन ही पंक्ति है, एक दो तीन पंक्ति है तीन, और मेरे भाई स्तंभ भी आपको तीन ही दिख रहा होगा, एक दो तीन, यानी कि स्तंभों की संख्या भी आपको तीन ही यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। इस तरीके से मेरे भाई इसको आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे भाई कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना मेरे भाई उसको एक स्पेशल नाम से लिखा जाता है आई से। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो आई है आई का आर्डर है 3x3। तो इसको हम अगर आई ना बोलना चाहें ना तो इसको सिंपल में बोल सकते हैं I3। अगर कहीं पर भी मेरे भाई आपको I3 दिख रहा है तो आप तुरंत फटाक से इस बात को समझिएगा कि वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आर्डर मेरे भाई 3 है, यानी कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 3 है। कभी कभी आपको ऐसा भी दिख दे मिलेगा, है ना। आई थ्री का मतलब उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों मेरे भाई 3 ही है। ठीक। देखिए यहाँ पर भी आप मेरे भाई देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर जो विकर्ण के अवयव हैं वो एक है। देखिए विकर्ण के अवयव एक हैं बाकी सब मेरे भाई क्या है, जीरो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देख सकते हैं मेरे भाई दो पंक्ति है यानी पंक्तियों की संख्या दो है, और देख सकते हैं मेरे भाई दो ही हमारा कॉलम है, यानी कि ये जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी इसको मेरे भाई आप इसको सिंपल में ऐसा भी बोल सकते हैं I2। I2 का मतलब यह है कि वह मैट्रिक्स, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दो हो या 2x2 हो। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो तत्समक आव्यूह है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक। यानी मेरे भाई आप बोल सकते हैं कि जो तत्समक आव्यूह होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन मेरे भाई हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हर एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह हो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं ये बराबर है ना 1 2 3 4, आप देख सकते हैं मेरे भाई इसमें जो है पंक्ति भी हमारा दो है और स्तंभ भी हमारा दो है, यानी कि ये जो है ये जो है ना ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो है वर्ग आव्यूह है। आप यहाँ से देख सकते हैं वर्ग आव्यूह तो है मेरे भाई, लेकिन ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि इसके जो मुख्य विकर्ण होने चाहिए वो एक होने चाहिए बाकी ये वाला और ये वाला जीरो होना चाहिए। तो मेरे भाई हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे भाई हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक। देखिए मेरे भाई ये था जो है हमारा डिफिनीशन, सिंपल सा। अब मेरे भाई हम आपको समझाते हैं थोड़ा तगड़ा वाला डिफिनीशन इसका, है ना, स्मार्ट तरीका, इसका व्यापक रूप आपको समझाते हैं मेरे भाई।
देखिए अगर मेरे भाई इसको हम लिखना चाहें ना, तो आप इसको कुछ यूं अंदाज में लिख सकते हैं। देखिए I3 बराबर, देखिए ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम मेरे भाई लिखना चाहें ना कि इसके जो है हर एक एलिमेंट का अगर हम पोजीशन लिखना चाहें, तो आप जान सकते हैं मेरे भाई कि ये होता है हमारा ये 1 1 है ना, ये 11, ये 12 और ये हो गया 13। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि ये हमारा पहला पंक्ति है और ये हमारा दूसरा पंक्ति है और ये वाला जो है मेरे भाई तीसरा पंक्ति है ना। और देखिए ये हमारा जो है पहला कॉलम है ना, यानी कि मेरे भाई यहाँ से हम बोल सकते हैं R1 R2 और ये है मेरे भाई R3 और ये हमारा है C1 और ये हमारा है C2 और ये हमारा है C3। ठीक, देख सकते हैं मेरे भाई पहला पंक्ति का है और है ना, ये पहला कॉलम का है, दूसरा कॉलम का है, तीसरा कॉलम का अवयव है। मेरे भाई आगे हम अगर इसको लिखना चाहें ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए पंक्ति नंबर दूसरा है और मेरे भाई कॉलम नंबर पहला है, यानी ये 21 बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आने वाला एलिमेंट है उसका पोजीशन अगर मैं बताना चाहूँ मेरे भाई, तो इसको आप बता सकते हैं ये 22 है ना। इसको क्योंकि ये दूसरे पंक्ति है मेरे भाई, दूसरे ही कॉलम में है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरे भाई पंक्ति दूसरा है ना, लेकिन कॉलम जो है हमारा इसका है ना, देख सकते हैं कॉलम जो है तीसरा है, यानी कि पंक्ति नंबर दूसरा है लेकिन कॉलम नंबर तीसरा है। आगे मेरे भाई इसको अगर हम बोलना चाहें ना, तो हम बोल सकते हैं। देखिए देखिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है तीसरा पंक्ति है, तो तीसरा पंक्ति में है तो मेरे भाई ये 3 लिख देंगे। पंक्ति नंबर तीसरा है लेकिन मेरे भाई कॉलम नंबर पहला है। देखिए इसको हम बोलना चाहे तो मेरे भाई बोल सकते हैं कि पंक्ति तीसरा है लेकिन कॉलम जो है हमारा दूसरा है, यानी ये 32। इसको बोलना चाहे तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है मेरे भाई है ना, पंक्ति नंबर तीसरा है लेकिन मेरे भाई कॉलम नंबर भी तीसरा है। देखिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ना मेरे भाई कि यहाँ पर ये जो अवयव आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा मुख्य विकर्ण। देखिए मुख्य विकर्ण है, बाकी जितने भी अवयव आपको दिख रहे हैं मेरे भाई, इन सभी का मान क्या होगा, इन सभी का मान आप देख रहे होंगे ना कि 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं इसका व्यापक रूप अगर लिखकर आपको समझाना चाहूँ, देखिए व्यापक रूप, तो आप क्या समझेंगे ना मेरे भाई, आप यही समझेंगे कि ये जो है बड़ा ही खतरनाक टाइप का है ना। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ना मेरे भाई, जिससे लिखा हुआ ये 11, ये 22, ये 23, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर ये 11 है ना और ये 22 और ये 23, सॉरी ये 33। इन सभी का मान मेरे भाई हमेशा किसके बराबर होगा, तो इन सभी का मान हमेशा 1 के बराबर होगा। एक बात अगर आपने नोट किया हो मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर आई का मान और जे का मान दोनों सेम है। आई का मान जे का मान दोनों सेम है, आई का मान और जे का मान मेरे भाई दोनों सेम है। बाकी जो भी अवयव आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये 12, ये 13 है ना, देख रहे हैं ये 12 है ना, ये 13 है ना, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे है ना मेरे भाई ये 23, ये 21, ये 31 है ना, ये 31 और ये 32 है ना। बाकी ये सब जितने भी अवयव है ना मेरे भाई, वो 0 है। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर देखिए आई का मान और जे का मान मेरे भाई अलग अलग है। आई का मान जे का मान अलग अलग है, आई का मान जे का मान अलग अलग है ना मेरे भाई। यहाँ से ये कहाँ आ गया मेरे भाई, है ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई का जो मान है वो जे का मान सेम है, आई सॉरी मेरे भाई सेम कह रहे हैं, अलग अलग है। देखिए यहाँ पर आई का मान और जे का मान दोनों जो है अलग अलग है। क्यों, आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, तो टोटल मेरे भाई 1 2 3, देखिए ये 12, ये 13 है ना, फिर ये 23 है ना, फिर ये 21, ये 21 यहाँ पर लिख देते हैं ना मेरे भाई, यही मिस हो रहा था। देखिए ये 21, ये 31 है ना मेरे भाई, ये 32, इन सभी का मान 0 है। आप सोच रहे होंगे कि मास्टर बताना क्या चाहता है आपको, तो मेरे भाई बताना मैं आपको ये चाहता हूँ ना मेरे भाई कि अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो उसके अवयव तो पक्का है, आप जानते हैं कि ये आई जे के रूप में लिखा जाता है ना मेरे भाई, ये आई जे के रूप में होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा है ना कि आई आई ये आई जे, यानी ये आई जे का मान 0 कब होगा मेरे भाई, है ना। देखिए ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये और ये, इसका मान 0 तभी आएगा मेरे भाई जब आई और जे का मान जो है सेम ना हो।
ठीक है मेरे भाई। अगर आई का मान और जे का मान सेम ना हो तो ये आई जे का मान हमेशा मेरे भाई जीरो आएगा। और यदि मेरे भाई जो ये आई जे है ना उसका मान हमेशा एक आता है। कब आता है? जब आई का मान और जे का मान मेरे भाई दोनों हमेशा बराबर होता है। ये होता है ना मेरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपना एक जबरदस्त डिफिनेशन। ये आपको ये बताना चाहता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें आई और जे का मान बराबर ना हो, वो सारे अवयव अगर शून्य है ना मेरे भाई, और वो अवयव जिसमें आई का मान और जे का मान दोनों बराबर हो, और किसके बराबर हो मेरे भाई, जब आई का मान और जे का मान बराबर होगा तो ये आई जे का मान हमेशा एक होगा, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डिफिनेशन मेरे भाई आपको समझना ही समझना है हर हाल में। ठीक, देखिए हमने अपने तरीके से मेरे भाई अक्सर करके कोशिश की है कि आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकूं मेरे भाई, अच्छी सी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया मेरे भाई कि अगर आई का मान और जे, जैसे ये परिभाषा अगर आप ना बताना चाहें ना मेरे भाई, तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें आई का मान और जे का मान अगर बराबर ना हो तो उसके अवयव शून्य हो। और मेरे भाई अगर आई का मान और जे का मान बराबर हो तो उसके अवयव एक है ना मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप मेरे भाई हमेशा इस बात को देखेंगे ना कि आई का मान और जे का मान कब सेम होगा, तो वो सेम होगा केवल जो है मुख्य विकर्ण के अवयव का। है ना मेरे भाई, किसका? मुख्य विकर्ण के अवयव का। इसका आप देखेंगे ना मेरे भाई, इसका आई का मान और जे का मान हमेशा जो है बराबर होगा। आप देख सकते हैं आई और जे, आई और जे, आई और जे। मुझे लगता है ना मेरे भाई कि आपको ये मैट्रिक्स बिल्कुल एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका ले लीजिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट। आइए मेरे भाई कुछ मैट्रिक्स और हैं और भी हम कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है मेरे भाई। उस पर जो है दो उदाहरण है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका नाम है मेरे भाई शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह कहें या आप इसी को मेरे भाई रिक्त आव्यूह कह सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता है मेरे भाई, शून्य का मतलब जीरो मैट्रिक्स। हम मेरे भाई बोलते हैं ना कि वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम मेरे भाई बोलते हैं ना शून्य आव्यूह। और इससे मेरे भाई हम वो से लिखते हैं ना, या आप इसको जीरो समझ सकते हैं, जीरो ही समझे तो ही अच्छा है। ठीक, इसको मेरे भाई अक्सर करके ना देखिए आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हम मेरे भाई अंग्रेजी के अक्षर से डिनोट करते हैं, तो आप इसको जीरो ना समझे मेरे भाई, वो समझे। है ना, मैं गलती से बोल दिया मेरे भाई, इसको आपको वो समझना है कि ये जो है मेरे भाई वो से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना मेरे भाई कि ये जो मैट्रिक्स है इसका एक अवयव आप देख रहे होंगे जीरो है। आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे भाई एक ही पंक्ति है और मेरे भाई एक ही स्तंभ है, यानी कि ये वन क्रॉस वन आर्डर का मैट्रिक्स है। इसको देख सकते हैं मेरे भाई, इसके जितने भी अवयव है ना वो सब जीरो है, यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे ना कि दो पंक्ति है मेरे भाई और जो है तीन कॉलम है, एक दो तीन, तो यानी कि ये टू क्रॉस थ्री आर्डर का मैट्रिक्स है। इसको देख सकते हैं मेरे भाई, इसके जितने भी अवयव है ना वो सब जीरो है। और इसमें देखिए दो पंक्ति है, एक दो, दो ही पंक्ति है और मेरे भाई दो ही स्तंभ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही शून्य आव्यूह कहा जाता है। कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके सभी अवयव मेरे भाई शून्य हो तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। चले मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं हम ना विकर्ण आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, अभी हमने समझा हुआ है मेरे भाई कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण के अलावा अगर सभी अवयव शून्य हो जाए मेरे भाई तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए मेरे भाई इसको जो है हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है विकर्ण आव्यूह, है ना। चलिए मेरे भाई देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर मेरे भाई हमने एक एग्जाम्पल बना दिया है आपके लिए। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं थ्री सिक्स, है ना, टू, बाकी सबको जीरो कर देते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ से आप ये बात देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं ये है थ्री सिक्स टू। देखिए मेरे भाई ये जीरो नहीं है,
बाकी सब मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो है, जीरो जीरो जीरो। और देख सकते हैं यहाँ पर एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यानी कि तीन ही पंक्ति है। और मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ही जो है कॉलम है, यानी कि ये जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी कि ये मेरे भाई एक विकर्ण आव्यूह है, ये मान सकते हैं। अब मेरे भाई ये जो हम दूसरा वाला समझते हैं, देखिए आप देखेंगे ना तो आप फटाक से कहेंगे कि देखिए ये जो है हमारा मुख्य विकर्ण है और इसके अवयव जो है जीरो हैं, तो इसको हम फटाक से बोल देंगे विकर्ण आव्यूह। नहीं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि सबसे पहले विकर्ण आव्यूह के लिए ये देखना होगा कि वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है दो पंक्ति है। देखिए पंक्तियों की संख्या दो है मेरे भाई, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जो कॉलम है हमारा वो तीन है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसका जो है ना, आर्डर सेम नहीं है, यानी कि जैसे 3x3 का है, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए मेरे भाई हम बोलेंगे ना कि ये विकर्ण आव्यूह जो है नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे आपको नहीं बता देना है ना ये जो है विकर्ण आव्यूह। सबसे पहले ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक, चलिए मेरे भाई अब जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा जानकारी था मेरे भाई, आप इसको लेते रहिए है ना, और कॉपी में लिखते रहिए। आगे चलकर हम जो है कुछ सवाल भी करेंगे जो इस पर मेरे भाई आधारित होंगे, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आपको ये सिखाते हैं कि जो दो मैट्रिक्स होता है उसका आर्डर अगर सेम हो मेरे भाई, है ना, और जो है उसको हम कब बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स मेरे भाई, दो मैट्रिक्स बराबर हैं, कब बोलेंगे ऐसा। चलिए मेरे भाई अब हम समझ लेते हैं ना कि आव्यूह की समानता क्या होती है। आव्यूह की समानता का मतलब होता है कि हम लोग कब कहते हैं कि दो मैट्रिक्स मेरे भाई इक्वल है, कब कहते हैं। इस पर मेरे भाई सवाल भी आता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से समझते रहिएगा। और हमने जो है यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का दो एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 और अभी जस्ट मेरे भाई हम आपको एग्जाम्पल नंबर अगला भी बताते हैं, यानी कि 5। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ना मेरे भाई कि आव्यूह की समानता होती क्या है, ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है आव्यूहों की समानता, यानी कि मेरे भाई बोल सकते हैं ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है मेरे भाई कि दो आव्यूह को हम जो है कंपेयर करना चाहते हैं कि दो आव्यूह जो है कब जो है सेम होते हैं, ये बात आपको समझनी है। ठीक, चलिए मेरे भाई समझते हैं। देखिए है ना, देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ डिफिनेशन, डिफिनेशन का मतलब परिभाषा। देखिए मेरे भाई दो आव्यूह हमने लिया हुआ है, यानी कि ये बराबर इसके अवयव है ये आई जे, और इसका जो आर्डर है मेरे भाई वो यम क्रॉस यन है। और एक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है बी, है ना, बी बराबर बी आई जे और इसका आर्डर है यन क्रॉस यन, यन क्रॉस आर मेरे भाई, सॉरी। देखिए ये जो आव्यूह है इसका आर्डर यम क्रॉस यन है और इसका आर्डर है यन क्रॉस आर। ठीक, यानी मेरे भाई इसमें कुछ कुछ अवयव हैं और इसमें भी कुछ कुछ अवयव हैं, उससे हमको नहीं मतलब है कितने अवयव हैं। देखिए कहा जाता है ना मेरे भाई इनको समान कहा जाता है, दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि, यदि मेरे भाई इन दोनों कंडीशनों को वो फॉलो कर देते हैं। दोनों कंडीशन मेरे भाई, दोनों शर्त अगर ये लागू करते हैं यानी कि फॉलो करते हैं। कौन कौन सी शर्त है कि उनका जो क्रम है, क्रम क्रम समान है ना, उनका क्रम मेरे भाई समान हो। सबसे पहला ये बात है। क्रम का मतलब ये होता है कि इसका जो ऑर्डर है यम क्रॉस यन और इसका जो ऑर्डर है मेरे भाई यन क्रॉस आर, ये दोनों सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दो आव्यूह को हम समान कब कह सकते हैं, जब उनका ऑर्डर मेरे भाई सेम हो। ठीक, देखिए और दूसरा पॉइंट है कि जो संगत अवयव है, संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का मतलब ये है मेरे भाई ये आई जे बराबर बी आई जे, इसका मतलब ये है कि, है ना, संगत अवयव का मतलब यह है कि जैसे इसका पहला अवयव मेरे भाई पहले अवयव के जैसा इक्वल हो, जो दूसरा अवयव है दूसरे अवयव के बराबर हो, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर हो, चौथा अवयव, है ना मेरे भाई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना, कि देखिए इसका जो मेरे भाई, है ना, आप देख सकते हैं ये जो 6 है इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला
इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। संगत अवयव का मतलब ये होता है मेरे भाई कि उनका जो पोजीशन है, जिस एलिमेंट पर वो पोजीशन है वही जो है दूसरा एलिमेंट दूसरे पोजीशन पर हो, मतलब ये है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो अवयव है ये मेरे भाई पहले पंक्ति में है और पहले ही कॉलम में है। तो इस अवयव को हम मेरे भाई इसके बराबर रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो अवयव है ना, देख सकते हैं पहले पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, तो इसको मेरे भाई संगत अवयव बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ना पंक्ति है ना, पहले पंक्ति में है लेकिन मेरे भाई दूसरे कॉलम में है। देखिए ये जो अवयव है ना, ये पहले पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, यानी इसको और इसको मेरे भाई संगत अवयव बोलते हैं। संगत अवयव का मतलब ही होता है। देखिए ये मेरे भाई पहले पंक्ति में है और देख सकते हैं तीसरे कॉलम में है, इसको देख सकते हैं आप, है ना, ये पहले वाले पंक्ति में है मेरे भाई लेकिन तीसरे ही कॉलम में है, तो यानी ये वाला जो अवयव है मेरे भाई इसके बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो एग्जाम्पल है ना वो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 4 है। इसको हमको सॉल्व करके बताना है आपको, है ना। क्या बताना है? ये आपसे जानना चाहता है कि ये जो अपसेंट वाली चीजें हैं यानी एक्स वाई जेड, है ना, इन सभी का मान जो है आपको पता लगाना है। देख लेते हैं मेरे भाई एक बार, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये पूछना चाहता है हो, है ना, बराबर हो। ठीक, देखिए बराबर हो तो इसका कहना है ये कि आप जो है इसका मान बताना है आपको। कौन सा मान बताना है? देखिए कह रहा है हो तो ये कामा बी कामा सी कामा एक्स कामा वाई कामा जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे ये कहना चाहता है। चलिए मेरे भाई हम ज्ञात करके आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे ना कि ये वाला जो आव्यूह है और ये वाला जो आव्यूह है ये दोनों बराबर है, तो इसको हम मेरे भाई बराबर कब कहेंगे? सबसे पहले लिखते हैं हल। देखिए ये जो दिया गया है आव्यूह ना, आप देख सकते हैं यक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2 y माइनस 7 जीरो जीरो, है ना। फिर यह है ये -1 माइनस का 21 माइनस का 6 और b-3, है ना। ये वाला मेरे भाई इसके बराबर है। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पर हमने हल लिख दिया है। देखिए 0 6 3 y-2 माइनस का 6 माइनस का 3, है ना, 2c+2, फिर ये हो जाएगा 2b+4 21 और 0। सबसे पहले आप देख सकते हैं ना मेरे भाई कि इसका जो ऑर्डर है ना वो बराबर है या नहीं, या दोनों का क्रम जो है समान है। समान का मतलब देखिए इसमें पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, तीन पंक्ति है मेरे भाई, और आप देख सकते हैं ना कि तीन ही यहाँ पर आपको स्तंभ भी दिख रहा है, यानी कि कॉलम, पहला कॉलम और ये है मेरे भाई दूसरा कॉलम और ये है तीसरा कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। इसको भी चेक करते हैं क्या इसका ऑर्डर जो है 3x3 है या नहीं। तो देख सकते हैं इसमें मेरे भाई तीन पंक्ति है, देखिए तीन ही पंक्ति है और इसमें भी मेरे भाई तीन ही कॉलम है, यानी कि ये जो है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। चलिए मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, हम ऊपर वाला इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे भाई हम जो है ना इसको सॉल्व करके आपको सिखाते हैं कि इसमें आप कैसे जो है इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात। इस पर मेरे भाई सवाल भी आ जाता है एग्जाम में, है ना। ध्यान से देखते रहिएगा आप। देखिए बड़ा आसान सा है, कुछ करना नहीं है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले आपने देख लिया ना कि इसका जो ऑर्डर है वो तो सेम है, ऑर्डर सेम है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यानी ये जो x+3 है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यानी यूँ बोल सकते हैं मेरे भाई x, है ना, देखिए यहाँ हम लिखते हैं, देखिए x+3 बराबर 0, यानी x का मान अगर हम निकालना चाहें तो इधर आएगा तो मेरे भाई -3 हो जाएगा। सिंपल सा ये निकल गया। ठीक, अब मेरे भाई ये वाला देखिए जो अवयव है z+4, ये किसके बराबर होगा? तो ये मेरे भाई इस 6 के बराबर होगा, क्योंकि इसका संगत अवयव 6 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं z+4 बराबर 6। अब इस 4 को अगर हम इधर लेकर जाए ना तो ये हो जाएगा कुछ 6-4, यानी 6 में से 4 गया तो बाकी बचेगा 2, यानी z का मान मेरे भाई इजिली तरीके से 2 आ गया, है ना। अब मेरे भाई ये जो अवयव दिख रहा है ना 2y-7, इसको हम इसके बराबर रखेंगे 3y-2 के। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए 2y-7 बराबर 3y-2। ठीक, मेरे भाई y को y के साथ में रख लीजिए, है ना, और संख्या को संख्या के साथ में आप रख सकते हैं।
देखिए ये है हमारा 2y, ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y, और ये माइनस का 7 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7। और देखिए मेरे भाई 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे ना तो ये बचेगा माइनस का y, और 7 में से 2 गया तो बाकी बाकी बचेगा हमारा 5। इस माइनस को उधर मेरे भाई फेंक देंगे, ठीक है, फेंक देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। यानी y का मान मेरे भाई यहाँ से आपको पता चल गया है, माइनस का 5। अब देखिए आपको क्या बताना था, और हमको ये का मान भी बताना है। तो देखिए मेरे भाई ये वाला जो अवयव आप देख रहे हैं ना, इसको आप देख सकते हैं, ये जो है दूसरी वाली पंक्ति में है, और मेरे भाई दूसरे ही कॉलम में है, यानी इसकी तुलना हम इससे करेंगे। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं ये -1 बराबर -3, ठीक। अब मेरे भाई इस -1 को जब हम इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा -3 और +1। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक। ये हो गया। अब मेरे भाई इसका जो है ना आपको b का भी मान बताना था, c का भी मान बताना है। तो देखिए ये जो जीरो है ना मेरे भाई, ये जीरो जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यूं बोल सकते हैं कि 2c+2 बराबर 0। इस 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं मेरे भाई, है ना, 2 एकम 2, तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर -1। बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। देखिए अब हमको b का मान बताना है, तो इसको मेरे भाई हम इसके बराबर रखेंगे क्योंकि इसका संगत अवयव ये है, तो यानी यहाँ से हो जाएगा b-3 बराबर 2b+4। अब मेरे भाई इस b को हम इधर लाएंगे, संख्या को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, है ना, ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब 2b में से जब हम b को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा -b, और 4 में मेरे भाई 3 को जोड़ देंगे, 4 3 7। इस माइनस को उधर मेरे भाई झटक देंगे, ठीक। चलिए इसको झटक देते हैं उधर, है ना, तो ये हो जाएगा -7। इस तरीके से एक बार मेरे भाई हम इस उत्तर को कंफर्म करना चाहेंगे, है ना, क्या इसका आंसर भी आ रहा है जो हमने सॉल्व किया है। देख लेते हैं मेरे भाई एक बार, है ना। देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे x बराबर -3 मेरे भाई, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है इसका, है ना। फिर ये हो रहा है हमारा, ये का मान है -2, बिल्कुल सही है। और फिर देख सकते हैं c का मान है मेरे भाई -1, जो कि बिल्कुल राइट है ना। और मेरे भाई है ना y का मान है -5, ये भी सही है। और देखिए b का मान आया है -7, b बराबर, है ना, देख सकते हैं मेरे भाई b बराबर -7। तो देखिए b बराबर -7। चलिए मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।